जैसा कि आप जानते हैं, हम यहाँ पर झारखंड जीके को एमसीक्यू के माध्यम से अभी कवर कर रहे हैं। अगर आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो झारखंड जीके के आपसे एक भी सवाल नहीं छूटेंगे। स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉल 247 में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में परीक्षा हॉल 247 को शेयर कीजिएगा। आज हमारा 21वां दिन है। आज हम देखेंगे झारखंड की आदिम जनजातियाँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना समय गवाए। जैसा कि आपको पता है, झारखंड की आदिम जनजातियों में 8 आदिम जनजातियां हमें पढ़ने हैं। कितने? 8 आदिम जनजातियों को पढ़ने हैं, जिसमें से कि हम जानते हैं माल पहाड़िया है, सौरिया पहाड़िया है, कोरवा, बिरहोर। इसी प्रकार से हम लोग 8 जनजातियों को एक एक करके देखने वाले हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला आदिम जनजाति माल पहाड़िया। आपसे छांटने के लिए भी कहा जा सकता है कि बताइए इनमें से कौन आदिम जनजाति है या फिर कौन आदिम जनजाति नहीं है। तो इस प्रकार से भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बिना मतलब टाइम लिए आप क्या करेंगे, इन सारे आदिम जनजातियों को भी याद कर लेंगे। चलिए, माल पहाड़िया, ठीक है। तो माल पहाड़िया जो है प्रजातीय दृष्टि से अगर पूछा जाए आपसे कि बताइए प्रजातीय दृष्टि से माल पहाड़िया जनजाति को किस समूह में रखा जाता है, तो आपको बताना होगा प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। याद रखिएगा, अगर किसी का नाम नहीं लिया गया है, अगर किसी का नाम लेकर नहीं पूछा गया है, तब आपको बताना है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह से रखा गया है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए रिजले के अनुसार माल पहाड़िया जनजाति को किस प्रजातीय समूह में रखा गया है, तब आपको बता देना है फटाक से द्रविड़ प्रजातीय समूह से, ठीक है। क्या अगर आपसे नाम नहीं पूछा जाए तो आप कहेंगे प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, लेकिन अगर एक वर्ड लगा दिया गया कि रिजले के अनुसार माल पहाड़िया जनजाति का संबंध किस प्रजातीय समूह से है, तो आप फटाक से बोलेंगे द्रविड़ प्रजातीय समूह से। अब आगे देखिए, दो नाम याद रखिएगा जो है रसेल और हीरालाल। कौन? रसेल और हीरालाल। इसने क्या कहा? रसेल और हीरालाल ने कहा कि माल पहाड़िया जनजाति जो है ना, वो पहाड़ों में रहने वाले किस जाति के वंशज हैं, तो आपको बताना होगा सकरा जाति के वंशज हैं। रसेल और हीरालाल के अनुसार, किसके अनुसार? रसेल और हीरालाल के अनुसार माल पहाड़िया जनजाति पहाड़ों में रहने वाले सकरा जाति के वंशज हैं, ठीक है। सकरा जाति के वंशज हैं। अगला कौन सा नाम आ गया भाई? बुचानन हैमिल्टन। क्या? बुचानन हैमिल्टन के अनुसार माल पहाड़िया जनजाति का संबंध इनमें से किससे है? तो बुचानन हैमिल्टन के अनुसार माल पहाड़िया जनजाति का संबंध मलेर जाति से है, ठीक है। याद रखिएगा, बुचानन हैमिल्टन के अनुसार माल पहाड़िया जनजाति का संबंध किससे? मलेर जनजाति से है, ठीक है। माल पहाड़िया जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण किस क्षेत्र में देखने को मिलता है? तो माल पहाड़िया जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण आपको संथाल परगना वाले क्षेत्र में मिलता है। संथाल परगना प्रमंडल में 6 जिले हैं। कौन कौन से? गोड्डा, साहेबगंज, दुमका, जामताड़ा, देवघर, पाकुड़। याद रखिएगा, संथाल परगना में 6 जिले हैं। साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, देवघर, जामताड़ा, 6 जिले हैं। और इन सब क्षेत्रों में माल पहाड़िया जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण देखने को मिलता है। माल पहाड़िया जनजाति संथाल परगना क्षेत्र के किस जिले में नहीं पाई जाती? तो यहां से याद रखिएगा, माल पहाड़िया जनजाति जो है वो संथाल परगना के साहेबगंज जिले में नहीं पाई जाती, ठीक है। तो याद ये भी रख लीजिएगा कि संथाल परगना वाले क्षेत्र में तो पाई जाती है, ठीक है, लेकिन संथाल परगना के साहेबगंज जिले में नहीं पाई जाती, ठीक है। तो ये भी याद रख लीजिएगा, गोड्डा में पाया जाता है, दुमका में पाया जाता है, देवघर में, लेकिन साहेबगंज वाले इलाके में नहीं पाया जाता, ठीक है। अब आगे देखिए, माल पहाड़िया जनजाति की भाषा क्या है? तो माल पहाड़िया जनजाति की भाषा है मालतो। याद रखिएगा, माल पहाड़िया जनजाति की भाषा है मालतो। याद रहेगा, माल पहाड़िया जनजाति की भाषा मालतो का संबंध इनमें से किस भाषा समूह से है? किस भाषा समूह से है? तो द्रविड़ भाषा समूह से है। माल पहाड़िया जनजाति की भाषा मालतो का संबंध किस भाषा समूह से है? द्रविड़ भाषा समूह से। किस भाषा समूह से है? द्रविड़ भाषा समूह से। याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, कहा जा रहा है माल पहाड़िया जनजाति के बारे में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? इस जनजाति माल पहाड़िया जनजाति का परिवार पितृसत्तात्मक था, बिल्कुल सही। इस जनजाति में गोत्र नहीं पाया जाता है, बिल्कुल सही। और इस जनजाति में अंतर विवाह की व्यवस्था भी पाई जाती है। तो ये तीनों के तीनों कथन माल पहाड़िया जनजाति से संबंधित कथन सत्य है। क्या है सत्य? तो इस जनजाति का परिवार, माल पहाड़िया जनजाति का परिवार पितृसत्तात्मक है। लगभग सारे जनजातियों का परिवार पितृसत्तात्मक ही हमने देखा है। इस जनजाति में गोत्र नहीं पाए जाते, ठीक है। कौन से? माल पहाड़िया जनजाति में
गोत्र नहीं पाया जाता और इस जनजाति में अंतर विवाह की भी व्यवस्था पाई जाती है। माल पहाड़िया जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? ध्यान से एक एक बात को सुनना है, दिमाग लगा करके सुनना है, थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर के सुनना है। उसके बाद आपको सवाल लगाने हैं किसी प्रैक्टिस सेट से, ठीक है, और उसके बाद जब एग्जाम में आप बैठिएगा तो आपसे सारे के सारे सवाल सही हो जाएंगे। तो याद रखिएगा, माल पहाड़िया जनजाति में वधु मूल्य को पौन या फिर बंदी कहा जाता है। क्या? माल पहाड़िया जनजाति में वधु मूल्य को पौन या फिर बंदी कहा जाता है। संथाल जनजाति में भी हमने देखा था वो पौन ही कहा जाता था। देखिए, माल पहाड़िया जनजाति में वधु मूल्य के रूप में इनमें से क्या देने की प्रथा है? तो वधु मूल्य के रूप में सूअर देने की प्रथा है। माल पहाड़िया जनजाति में वधु मूल्य के रूप में सूअर देने की प्रथा है। याद रखिएगा, माल पहाड़िया जनजाति में वधु मूल्य को पौन या फिर बंदी कहा जाता है और पौन या बंदी के रूप में क्या दिया जाता है? सूअर दिया जाता है। माल पहाड़िया जनजाति में विवाह के लिए कन्या ढूंढने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो माल पहाड़िया जनजाति में विवाह के लिए कन्या ढूंढने वाले व्यक्ति को सीथू या फिर सीथूदार कहा जाता है। याद रखिएगा, माल पहाड़िया जनजाति में विवाह हेतु विवाह के लिए कन्या ढूंढने वाले व्यक्ति को सीथू या फिर सीथूदार कहा जाता है। माल पहाड़िया जनजाति के बारे में बताइए, कौन सा कथन सत्य है? इस जनजाति में सूअर को सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है। माल पहाड़िया जनजाति में सूअर को सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब यहां से देखते हैं कि इस जनजाति में सभी वैवाहिक खर्च का भुगतान जो है वर पक्ष के द्वारा किया जाता है। ये बिल्कुल सही बात कही आपने। क्या? कि सभी वैवाहिक खर्चों का भुगतान माल पहाड़िया जनजाति में वर पक्ष के द्वारा किया जाता है। बिल्कुल सही है और ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। माल पहाड़िया जनजाति में गांव का मुखिया क्या कहलाता है? माल पहाड़िया जनजाति में गांव का मुखिया मांझी कहलाता है। क्या? मांझी कहलाता है। माल पहाड़िया जनजाति में गांव का मुखिया मांझी कहलाता है। माल पहाड़िया जनजाति के बारे में कौन सा कथन सत्य है? अच्छा, कौन सा कथन सत्य है? चलिए एक एक करके देखते हैं। माल पहाड़िया जनजाति, इसमें माघ में माघी पूजा तथा अगहन में घंगरा पूजा की जाती है। अच्छा, माल पहाड़िया इस जनजाति में माघ में माघी पूजा और अगहन में घंगरा पूजा करी जाती है। बिल्कुल सही बात। अच्छा, इस जनजाति में बीज बोते समय बीचे आड़िया नामक पूजा करी जाती है। अच्छा, माल पहाड़िया जनजाति में बीज बोते समय बीचे आड़िया नामक पूजा करी जाती है और इस जनजाति के द्वारा फसल की कटाई के समय गांगी आड़िया नामक पूजा करी जाती है। याद रखिएगा, माल पहाड़िया जनजाति के द्वारा माघी में माघी पूजा, अगहन में घंगरा पूजा। ठीक, माल पहाड़िया जनजाति के द्वारा माघी में माघी पूजा, अगहन में घंगरा पूजा। याद हो गया। अब देखिए, बीज को बोते समय माल पहाड़िया बीचे अड़िया और फसल बीज होकर के फसल हो जाएगा और फसल जब काटेगा तो गांगी आड़िया। ठीक है, तो ये पर्व मनाया जाता है, माल पूजा किया जाता है माल पहाड़िया जनजाति के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है या फिर हमारे द्वारा जो भी कंटेंट दिया जाता है अगर अच्छा लगता है तो लाइक वाइक करके थोड़ा शेयर वेयर किया कीजिए। ठीक है, तो फिर हमें मोटिवेशन थोड़ा मिलता है कि नहीं, चलो हमारा जो मेहनत है वो थोड़ा सा रंग ला रहा है। तो यहाँ पर केवल हर एक एग्जाम के लिए आगे आने वाले समय में आपको बहुत अच्छे से सारा कंटेंट पर काम किया जा रहा है, चाहे वो एसएससी हो, हर तरह के एग्जाम पर यहाँ पर काम कराया जाएगा। तो चलिए देखिए, माल पहाड़िया जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? अच्छा, माल पहाड़िया जनजाति के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, इस जनजाति माल पहाड़िया जनजाति इस जनजाति के लोगों के द्वारा बाजरे की फसल की कटाई के समय पूनू आड़िया, याद रखिएगा, बीज बोते समय जो है कौन सी पूजा करी जाती? अच्छा, बीज बोते समय बीचे आड़िया। क्या? बीज बोते समय बीचे आड़िया, फसल काटते समय गांगी आड़िया। याद रहेगा, बीज बोते समय बीचे आड़िया, फसल काटते समय गांगी आड़िया और माघी के समय में माघी पूजा, माघी के महीने माघ महीने में माघी पूजा। ठीक है, अगहन महीने में घंगरा पूजा। ये सब माल पहाड़िया के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए, बाजरे की फसल को काटते समय, याद रखिएगा, फसल की कटाई में गांगी आड़िया, लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि बाजरे की फसल की कटाई के समय तो पूनू आड़िया। क्या? पूनू आड़िया। और याद रखिएगा, इस जनजाति के लोगों का प्रमुख त्योहार कर्मा, फागु, नवाखानी है। क्या? कर्मा, फागु, नवाखानी, ये सब प्रमुख त्योहार हैं। अब देख लेते हैं आगे। माल पहाड़िया जनजाति का मुख्य पेशा झूम कृषि, खाद्य संग्रहण, शिकार, ये सभी के सभी हैं। याद रखिएगा, माल पहाड़िया जनजाति का मुख्य पेशा झूम कृषि क्या होता है ये आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, तो खाद्य संग्रहण और शिकार, ये तीनों के तीनों हैं। आगे देखिए, माल पहाड़िया जनजाति में स्थानांतरणशील कृषि को क्या कहा जाता है? अभी हमने ऊपर में देखा कि माल पहाड़िया जनजाति में झूम कृषि करी जाती है और उसके अलावा माल पहाड़िया जनजाति में एक और कृषि
तो देखिए अभी हमने ऊपर में जो देखा है कि झूम कृषि माल पहाड़िया जनजाति की जो मुख्य पेशा हमने देखा, झूम खेती, खाद्य संग्रहण, शिकार, और वही झूम खेती जो है ना एक प्रकार का स्थानांतरणशील, एक जगह किया फिर उसके बाद वहां पर थोड़ा उपज कम हुआ तो दूसरी जगह किया, इस तरह से खेती करता है। ठीक है, स्थानांतरणशील कृषि को झूम खेती कहा जाता है। और झूम खेती का अगर अन्य नाम पूछ लिया जाए कि क्या कहा जाता है या फिर स्थानांतरणशील खेती का अन्य नाम क्या है तो कुरवा। ठीक है, उसे कुरवा कहा जाता है। ठीक है, ये झूम खेती ही है कुरवा। ठीक है, झूम खेती ही है कुरवा। अब देखिए कहा जाता है माल पहाड़िया जनजाति में सबसे अधिक उपजाऊ भूमि को किस नाम से जाना जाता है? माल पहाड़िया जनजाति में सबसे अधिक उपजाऊ भूमि को सेम भूमि कहा जाता है। क्या? माल पहाड़िया जनजाति में सबसे अधिक उपजाऊ भूमि को सेम भूमि कहा जाता है। माल पहाड़िया जनजाति में सबसे कम उपज वाली भूमि को टिकुर भूमि कहा जाता है। सबसे ज्यादा उपज सेम भूमि, सबसे कम उपज टिकुर भूमि। सबसे ज्यादा उपज सेम भूमि, सबसे कम उपज टिकुर भूमि। ठीक है, अच्छा, मध्यम उपज वाले भूमि को, यानी कि बहुत ज्यादा उपजाऊ भी नहीं, बहुत ज्यादा उपजाऊ तो सेम भूमि, बहुत कम उपजाऊ तो टिकुर भूमि, और अगर दोनों के बीच में रहा मतलब मध्यम उपज वाला भूमि को किस नाम से जाना जाता है तो डेम भूमि। क्या? डेम भूमि। सेम भूमि सबसे ज्यादा उपजाऊ, टिकुर भूमि सबसे कम उपजाऊ, डेम भूमि दोनों के बीच का उपज यानी कि मध्यम उपज वाला जो भूमि है उसे डेम भूमि कहा जाता है। अब देखिए माल पहाड़िया सब्जी उगाने के लिए जो भूमि उपयोग में लाते हैं उसे किस नाम से जानते हैं? उसे बाड़ी भूमि कहा जाता है। सेम भूमि सबसे ज्यादा उपज वाले भूमि को, सबसे कम टिकुर भूमि, बीच बीच वाले उपज वाले तो डेम भूमि, और अगर सब्जी उगाने के लिए जिस भूमि का उपयोग करते हैं उसे बाड़ी भूमि कहा जाता है। माल पहाड़िया जनजाति के प्रमुख देवता कौन हैं? नीचे दिए गए। तो माल पहाड़िया जनजाति में सूर्य देवता, धरती गोरासी, गोसाई देवता। याद रखिएगा माल पहाड़िया जनजाति के मुख्य देवता सूर्य देवता, धरती गोरासी, गोसाई ये देवता है। ठीक है, माल पहाड़िया जनजाति के प्रमुख देवता धरती गोरासी गोसाई को इनमें से किस अन्य नाम से जाना जाता है तो बीरू गोसाई और वसुमती गोसाई, इन दोनों नाम से माल पहाड़िया जनजाति के धरती गोरासी गोसाई देवता को जाना जाता है। बीरू गोसाई और वसुमती गोसाई दोनों के नाम से। अब देखिए माल पहाड़िया जनजाति के गांव के पुजारी को क्या कहा जाता है? माल पहाड़िया जनजाति के गांव के पुजारी को देहरी कहा जाता है। याद रख लीजिएगा, माल पहाड़िया जनजाति के गांव के पुजारी को देहरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देहरी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग आगे आदिम झारखंड की आदिम जनजातियों में अगला जनजाति देखेंगे सौरिया पहाड़िया। क्या? सौरिया पहाड़िया। सौरिया पहाड़िया जनजाति का संबंध किस प्रजाति समूह से है तो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह से है। देखिए माल पहाड़िया जनजाति का भी संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड से ही हमने देखा। अगर किसी का नाम नहीं ले लेकिन नाम ले रिजले के अनुसार द्रविड़ जनजाति समूह से, ये हमने देखा था। माल पहाड़िया जनजाति का भाषा मालतो और माल पहाड़िया जनजाति के भाषा समूह द्रविड़ था। चलिए आगे देख लेते हैं। अब यह है सौरिया पहाड़िया। तो झारखंड के किस क्षेत्र में सौरिया पहाड़िया अधिक मात्रा में पाए जाते हैं तो ये भी पूछ लिया जाएगा। तो संथाल परगना में। माल पहाड़िया भी संथाल परगना में, सौरिया पहाड़िया भी संथाल परगना में। माल पहाड़िया जो है संथाल परगना के साहेबगंज में केवल नहीं पाया जाता है। सौरिया पहाड़िया के बारे में बताइए कौन सा कथन सत्य है? अच्छा, सौरिया पहाड़िया को संथाल परगना का आदि निवासी माना जाता है। सौरिया पहाड़िया को संथाल परगना का आदि निवासी माना जाता है। अच्छा, इस जनजाति का प्रमुख संकेंद्रन यानी कि माल सौरिया पहाड़िया का प्रमुख संकेंद्रन राजमहल क्षेत्र के दामिन एक कोह में है। जिस क्षेत्र में राजमहल के क्षेत्र में सौरिया पहाड़िया पाया जाता है अधिकतर उसे दामिन कोह कहा जाता है। इस जनजाति ने कभी भी अपनी स्वतंत्रता मुगलों या मराठों के हाथों में नहीं सौंपी। ठीक है, यानी कि माल पहाड़िया जनजाति जो है, माल पहाड़िया नहीं सौरिया पहाड़िया जनजाति कभी भी अपनी स्वतंत्रता मुगलों या फिर मराठों के हाथ में इन्होंने नहीं सौंपी। अच्छा, इस जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रन राजमहल क्षेत्र के दामिन कोह में और इस जनजाति को संथाल परगना के आदि निवासी माना जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है सौरिया पहाड़िया जनजाति स्वयं को किस नाम से पुकारती है तो मलेर नाम से। याद रखिएगा, सौरिया पहाड़िया जनजाति स्वयं को मलेर नाम से पुकारती है। याद रखिएगा, सौरिया पहाड़िया जनजाति स्वयं को। और अभी हमने बताया था कि माल पहाड़िया जनजाति का संबंध किस जाति से है? मलेर जाति से है। किसके अनुसार? किसने कहा था कि मलेर जाति से है? और आप देख लिए सौरिया पहाड़िया खुद को मलेर कहती है, तो थोड़ा सा कोरिलेट कर लीजिएगा। सौरिया पहाड़िया जनजाति की भाषा क्या है? सौरिया पहाड़िया जनजाति की भाषा है मालतो। ठीक है, यानी कि माल पहाड़िया जनजाति की भाषा भी मालतो, सौरिया पहाड़िया जनजाति की भी भाषा मालतो। सौरिया पहाड़िया जनजाति के लोग बोलचाल के लिए किस भाषा का प्रयोग करते हैं तो बोलचाल के लिए बांग्ला भाषा का प्रयोग करते हैं। देखिए राजमहल वाला क्षेत्र लगभग बांग्ला क्षेत्र है, तो सौरिया पहाड़िया जनजाति के लोग
बोलचाल के लिए मुख्यतः बांग्ला भाषा का प्रयोग करते हैं। सौरिया पहाड़िया के सौरिया जनजाति के बारे में बताइए कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए सौरिया जनजाति जो है, इस जनजाति के लोग अधिकांशतः पहाड़ों में रहते हैं। सौरिया जनजाति के लोग अधिकांशतः पहाड़ों में रहते हैं और सौरिया जनजाति के आवास को अड्डा कहा जाता है। सौरिया जनजाति के लोग अधिकतर पहाड़ों पर रहते हैं और सौरिया जनजाति के लोगों को सौरिया जनजाति के आवास को अड्डा कहा जाता है। कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो देखिए कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछा जा रहा है, तो यहां से देख लेते हैं। तो कौन सत्य नहीं है, इसके लिए सारे कथन को पढ़ना होगा। चलिए देखते हैं। सौरिया पहाड़िया जनजाति की सामाजिक व्यवस्था पितृसत्तात्मक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, सौरिया पहाड़िया जनजाति में विवाह में लड़की की सहमति अनिवार्य होती है, बिल्कुल सही है। इस जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह आयोजित विवाह है। सौरिया पहाड़िया में सर्वाधिक प्रचलित विवाह आयोजित विवाह है और इस जनजाति में सौरिया पहाड़िया जनजाति में इस जनजाति में बहिर्जातीय विवाह को मान्यता होती है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि सौरिया पहाड़िया में बहिर्जातीय विवाह निषेध होती है। क्या निषेध होती है, मतलब यहां पर इसकी मान्यता नहीं है, तो यह गलत हो जाएगा। सौरिया पहाड़िया जनजाति में विवाह संस्कार संपन्न कराने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है। सौरिया पहाड़िया जनजाति में विवाह संपन्न कराने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा वेद सीढ़ू कहा जाता है। सौरिया पहाड़िया जनजाति में विवाह संपन्न कराने वाले व्यक्ति को वेद सीढ़ू कहा जाता है। सौरिया पहाड़िया जनजाति में वधु मूल्य को किस नाम से जाना जाता है, तो सौरिया पहाड़िया जनजाति में वधु मूल्य को पोन के नाम से जाना जाता है। और अभी हमने देखा था माल पहाड़िया में भी पोन या फिर बंदी कहा जाता है। सौरिया पहाड़िया जनजाति में युवा गिरी को क्या कहा जाता है, सौरिया पहाड़िया जनजाति में युवा गिरी को कोड़वाह कहा जाता है। घोटुल संथाल परगना में संथाल जनजाति को घुमकिरिया उरांव गितियोड़ा के बारे में आपको बताना है कि कौन से जनजाति के युवागिरी को गितियोड़ा कहा जाता है, हमने पिछली क्लास में बताया था। चलिए देखिए, सौरिया पहाड़िया जनजाति में युवकों के युवागिरी को किस नाम से जाना जाता है। अच्छा, सौरिया पहाड़िया जनजाति में अगर पूछा जाए केवल युवागिरी तो किस नाम से जाना जाएगा, कोड़वाह नाम से। और अगर पूछा जाएगा युवकों के लिए युवागिरी जो है, तो कोड़वाह तो होगा ही होगा, ठीक है। केवल क्या बदल जाएगा, तो ये आगे वाला टर्म, ठीक है। तो ये देखिए मरसमक, याद रखिएगा मरसमक कोड़वाह जो है वो युवकों के युवागिरी का नाम सौरिया पहाड़िया में कहा जाता है। अच्छा, जब आपने बता दिया कि युवकों के लिए मरसमक कहा जाता है, तो साथ ही लगे हाथ बता दीजिए युवतियों के लिए जो युवागिरी है उसका नाम क्या है सौरिया पहाड़िया में, तो याद रख लीजिएगा पेलमक। याद रखिएगा पेलमक कोड़वाह जो है युवतियों के लिए युवागिरी के नाम को जाना जाता है। तो मरसमक क्या देखिए कोड़वाह क्या हो गया, सौरिया पहाड़िया का युवागिरी। युवकों के लिए जो युवागिरी है मरसमक कोड़वाह और युवतियों के लिए जो युवागिरी है वो पेलमक कड़वाह। अब देखिए कहा जाता है सौरिया पहाड़िया की जनजाति के बारे में कौन सा कथन सत्य है, तो सौरिया पहाड़िया जनजाति के बारे में कौन सा कथन सत्य है, तो देखिए इस जनजाति में गोत्र नहीं पाया जाता। माल पहाड़िया में भी गोत्र नहीं पाया जाता, ठीक बात है। सौरिया पहाड़िया में भी गोत्र नहीं पाया जाता। अच्छा, इस जनजाति में विवाह विच्छेद पुनर्विवाह की प्रथा पाई जाती है। अच्छा, तो याद रखिएगा सौरिया पहाड़िया जनजाति में विवाह विच्छेद तथा पुनर्विवाह की प्रथा भी पाई जाती है और इस जनजाति में गोत्र नहीं पाया जाता, बिल्कुल सही बात है। तो दोनों के दोनों कथन सही हो जाएंगे। सौरिया पहाड़िया जनजाति के मुखिया में गांव का मुखिया क्या कहलाता है, तो सौरिया पहाड़िया जनजाति में गांव का मुखिया मांझी कहलाता है। सौरिया पहाड़िया जनजाति में गांव का मुखिया मांझी कहलाता है, ठीक है। सौरिया पहाड़िया जनजाति के बारे में कौन सा कथन सत्य है, सौरिया पहाड़िया जनजाति के बारे में कौन सा कथन सत्य है, तो ये बताइएगा आप। सौरिया पहाड़िया जनजाति के प्रमुख त्योहार जो है फसलों पर ही आधारित होते हैं। लगभग सारी की सारी जनजातियों के जो क्या बोलते हैं त्योहार होते हैं वो फसल या फिर जंगल झाड़ से ही संबंधित है। तो सौरिया पहाड़िया जनजाति के प्रमुख त्योहार फसलों पर आधारित हैं और सौरिया पहाड़िया जनजाति में फसलों पर आधारित त्योहार को आड़िया कहा जाता है। और इसके पहले हमने देखा माल पहाड़िया में भी जो बीजों को बोता है बीचे आड़िया, जब क्या बोलते हैं फसलों को काटा जाता है गांगी आड़िया, जब स्पेशली बाजरे के फसल को काटा जाता है तो पूनू आड़िया कहा जाता है, ठीक है। और उसी प्रकार से माघ के महीने में माघी पूजा करते हैं माल पहाड़िया के लोग और अगहन के महीने में घांगरा पूजा करते हैं। तो ये सब याद रखिएगा कुछ कोरिलेट करके, ठीक है। तो सौरिया पहाड़िया जनजाति में भी फसलों आधारित त्योहार को आड़िया कहा जाता है। सौरिया पहाड़िया जनजाति में प्रचलित इन त्योहारों के संबंध में कौन सा मिलान सही है, तो चलिए देख लेते हैं एक एक करके कौन सा मिलान सही है और कौन सा मिलान गलत है। चलिए देख लेते हैं। तो यहां पर कहा जा रहा है कि सौरिया पहाड़िया जनजाति में गांगी आड़िया जो है किस अवसर पर मनाया जाता है। तो देखिए हमने देखा था अभी थोड़ी देर पहले माल पहाड़िया में भी गांगी आड़िया था,
ठीक है, तो ये कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगर सौरिया पहाड़ी पूछा जाए तो भादों में जो फसल काटा जाता है उस समय गांगी आड़िया मनाया जाता है। किसके द्वारा? किसके द्वारा? सौरिया पहाड़िया के द्वारा। और अगर केवल फसल काटने पर मनाया जाए तो वो माल पहाड़िया के द्वारा। और भादों में फसल काटने पर मनाया जाए गांगी आड़िया तो सौरिया पहाड़िया के द्वारा। अच्छा, ओसरा पहाड़िया तो कार्तिक में घगरा फसल काटने पर जो पर्व मनाया जाता है, जो त्योहार मनाया जाता है, वो ओसरा आड़िया कहलाता है सौरिया पहाड़िया के द्वारा। तो याद रखिएगा, गांगी आड़िया सौरिया पहाड़िया का पर्व है और किस पर अवसर पर मनाता है? भादों में फसल कटने पर। ओसरा आड़िया किस अवसर पर फसल पर्व त्योहार मनाता है? तो कार्तिक में घाघरा फसल कटने पर मनाया जाता है। और पुनु आड़िया तो पूस में देखिए यहाँ मंथ को इंपॉर्टेंस दिया गया है। भादों में फसल काटा जाए तो गांगी आड़िया, ऐसे फसल काटा जाए तो फिर माल पहाड़िया के लिए गांगी आड़िया। अगर पुनु आड़िया जो हमने देखा था, बाजरे की फसल काटने पर माल पहाड़िया बनाते हैं। बाजरे की फसल काटने पर माल पहाड़िया पुनु आड़िया मनाते हैं, लेकिन पुनु में आड़िया अगर पूस महीने में मनाया जाए तो ये कौन मनाता है? सौरिया पहाड़िया। तो ये सब देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, तो एक दो बार सुनिएगा, याद रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है, कहाँ गया? हाँ, सौरिया पहाड़िया जनजाति के बारे में कौन सा कथन सत्य है? सौरिया पहाड़िया जनजाति के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो इस जनजाति में पिता की मृत्यु के बाद बड़े पुत्र का संपत्ति पर अधिकार होता है। इस जनजाति में पिता के मृत्यु के बाद बड़े पुत्र का संपत्ति पर अधिकार होता है। सौरिया पहाड़िया में अगर पिता की मृत्यु हो जाती है तो घर के सबसे बड़े बेटे का संपत्ति पर अधिकार होता है। बिल्कुल सही। अच्छा, इस जनजाति में पुत्र नहीं होने पर पिता की मृत्यु के बाद परिवार के साथ रहने वाले जमाई का संपत्ति पर अधिकार होता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो ये दोनों हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं। ललित प्रसाद विद्यार्थी के अनुसार, देखिए यहाँ नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अभी हमने देखा था रसेल, हीरालाल और रिजले के अनुसार माल पहाड़िया में, वैसे ही ललित प्रसाद विद्यार्थी के अनुसार सौरिया पहाड़ी जनजाति के द्वारा की जाने वाली स्थानांतरण शील कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, ये जाना जाता है कुरवा के नाम से। तो हमने माल पहाड़िया में भी देखा था स्थानांतरणशील कृषि, जो कि झूम कृषि का ही एक झूम कृषि ही है, उसको वहां पर कुरवा नाम से जाना जाता है। और वही चीज यहां पर सौरिया पहाड़िया में भी ललित प्रसाद विद्यार्थी के अनुसार जो स्थानांतरण शील कृषि पहाड़िया जनजाति करती है सौरिया पहाड़िया, उसे कोरवा कहा जाता है। सौरिया पहाड़िया जनजाति में पहाड़ी ढाल पर रहने वाले व जोत को कोड़कर कृषि करने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? तो ये भीटा तथा धामी दोनों कहा जाता है। देखिए, सौरिया जनजाति में पहाड़ी के ढाल पर रहने वाले और वह जोत को, वह जो खेत वगैरह रहेगा उसको कोड़कर कृषि करने वाले लोगों को भीटा तथा धामी दोनों कहा जाता है। भीटा तथा धामी। अच्छा, सौरिया पहाड़िया जनजाति में प्रमुख देवता कौन है? तो सौरिया पहाड़िया जनजाति में प्रमुख देवता है लैहू गोसाई। कौन? सौरिया पहाड़िया जनजाति में प्रमुख देवता है लैहू गोसाई। कौन? लैहू गोसाई। अच्छा, सौरिया पहाड़िया जनजाति में सूर्य देवता को किस नाम से जाना जाता है? सौरिया पहाड़िया जनजाति में सूर्य देवता को किस नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है बैरू गोसाई के नाम से। याद रखिएगा, सौरिया पहाड़िया जनजाति में सूर्य देवता को बैरू गोसाई के नाम से जाना जाता है। लेकिन अगर पूछा जाए कि सबसे प्रमुख देवता कौन है, तो लैहू गोसाई। बैरू गोसाई सूर्य देवता है। कौन? सूर्य देवता। देखिए, सौरिया पहाड़िया जनजाति में चांद देवता को किस नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है विल्प गोसाई। सौरिया पहाड़िया जनजाति के प्रमुख देवता लैहू गोसाई, और जो बैरू गोसाई है वो सूर्य देवता का मतलब प्ररूप है। और बिल्प गोसाई चंद्रमा को कहा जाता है। बिल्प गोसाई चंद्रमा को कहा जाता है। सौरिया पहाड़िया जनजाति में काल देवता को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है काल गोसाई। विल्प गोसाई चंद्रमा, विल्प गोसाई चंद्रमा, बैरू गोसाई सूर्य, और काल देवता को काल गोसाई कहा जाता है। और लैहू गोसाई इन लोगों का क्या बोलते हैं कि मेन देवता है, प्रमुख देवता है। सौरिया पहाड़िया जनजाति में राजमार्ग देवता को किस नाम से जाना जाता है? तो राजमार्ग देवता को पो गोसाई के नाम से जाना जाता है। पो गोसाई काल देवता, और बैरू गोसाई सूर्य देवता, लैहू गोसाई प्रमुख देवता है इनके, और जो आपका क्या बोलते हैं कि बिल्प गोसाई चंद्रमा को कहा जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। सौरिया पहाड़िया जनजाति में सत्य के देवता को किस नाम से जाना जाता है? सौरिया पहाड़ी जनजाति में सत्य के देवता को दरमारे गोसाई के नाम से जाना जाता है। लैहू गोसाई प्रमुख देवता है
है, पो गोसाई राजमार्ग देवता है, काल गोसाई काल देवता है। तो दरमारे गोसाई जो है ये सत्य के देवता को जाना जाता है सौरिया पहाड़िया में। ठीक है, सौरिया पहाड़िया जनजाति में जन्म देवता को किस नाम से जाना जाता है? तो सौरिया पहाड़िया जनजाति में जन्म देवता को जरमात्रे गोसाई के नाम से जाना जाता है, जरमात्रे गोसाई के नाम से जाना जाता है। दरमारे गोसाई सौरिया पहाड़िया जनजाति में क्या बोलते हैं, सत्य के देवता को कहा जाता है। बैरू गोसाई सूर्य देवता को, सूर्य देवता, ठीक है, बैरू गोसाई, पो गोसाई आपका राजमार्ग देवता को, ठीक है, ये सब याद रखिएगा। लेहू गोसाई सौरिया पहाड़िया के मुख्य देवता हैं। सौरिया पहाड़िया जनजाति में शिकार देवता को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो सौरिया पहाड़िया जनजाति में शिकार देवता को औटगा नाम से जाना जाता है। सौरिया पहाड़िया जनजाति में शिकार देवता को औटगा नाम से जाना जाता है। सौरिया पहाड़िया जनजाति में धार्मिक कार्यों को संपादन करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कांदो मांझी। क्या सौरिया पहाड़िया जनजाति में धार्मिक कार्यों का संपादन करने वाले व्यक्ति को कांदो मांझी कहा जाता है। सौरिया पहाड़िया जनजाति में धार्मिक कार्यों का संपादन करने वाले व्यक्ति कांदो मांझी का सहायक क्या कहलाता है? तो कांदो मांझी का सहायक कोतवार या फिर चालवी। याद रखिएगा, सौरिया पहाड़िया जनजाति में धार्मिक कार्य को संपादन करने वाला व्यक्ति कांदो मांझी, और कांदो मांझी को सहायक, कांदो मांझी का सहायता करने वाले व्यक्ति को कोतवार या फिर चालवी कहा जाता है। सौरिया पहाड़िया जनजाति के बारे में कौन सा कथन सही है? सौरिया पहाड़िया जनजाति, रिजले के अनुसार सौरिया पहाड़िया जनजाति का धार्मिक संबंध जीववाद से है। रिजले के अनुसार सौरिया पहाड़िया जनजाति का संबंध, धार्मिक संबंध जीववाद से है, और सौरिया पहाड़िया जनजाति में पूर्वज पूजा का विशेष महत्व है। तो याद रख लीजिएगा, रिजले के अनुसार सौरिया पहाड़िया जनजाति का धार्मिक संबंध जीववाद से है, और सौरिया पहाड़िया जनजाति में पूर्वज पूजा का विशेष महत्व है। तो हम लोगों ने सौरिया पहाड़िया तक देख लिया। अब हम देखेंगे अगला आदिम जनजाति को, असुर जनजाति। चलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, आप ध्यान से केवल सुनिएगा। असुर जनजाति का संबंध किस प्रजाति समूह से है? असुर जनजाति का संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह से है। आपको अगर थोड़ा जल्दी लगे तो आप स्पीड घटा सकते हैं, आपको अगर थोड़ा धीरे लगे तो आप स्पीड बढ़ा सकते हैं। यूट्यूब ऐसा फंक्शन दिया हुआ है, 1.25 टाइम्स कर सकते हैं, 0.75 टाइम्स कर सकते हैं, नॉर्मल स्पीड में देख सकते हैं। तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। कंप्लेंट ज़्यादा करने से कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। ज़्यादा कंप्लेंट करने से आप क्या करेंगे कि आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन आप अगर चाहेंगे कि नहीं हमें पढ़ना है तो आप स्पीड घटा बढ़ा करके भी देख सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, असुर जनजाति का संबंध निम्न में से किस प्रजाति समूह से है? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह से। किस प्रजाति समूह से? प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह से। कौन झारखंड की प्राचीनतम एवं आदिम जनजाति है? कौन झारखंड की प्राचीनतम एवं आदिम जनजाति है? तो असुर जनजाति झारखंड की प्राचीनतम एवं आदिम जनजाति है। इनमें से किस जनजाति को पूर्व देवा कहा जाता है? तो पूर्व देवा कहा जाता है असुर जनजाति को। पूर्व देवा कहा जाता है असुर जनजाति को। किस जनजाति को सिंधु घाटी सभ्यता का प्रतिष्ठापक माना जाता है? असुर जनजाति को सिंधु घाटी सभ्यता का प्रतिष्ठापक माना जाता है। असुर जनजाति का प्रवेश इनमें से किस क्षेत्र में हुआ था? असुर जनजाति का प्रवेश मध्य प्रदेश क्षेत्र से हुआ था। असुर जनजाति का प्रवेश मध्य प्रदेश क्षेत्र से हुआ था। किस असुर जनजाति की भाषा आसुरी का संबंध इनमें से किस भाषा समूह से है? तो याद रखिएगा ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह से है। असुर जनजाति की भाषा आसुरी का संबंध ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह से है। असुर जनजाति की भाषा को इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो असुर जनजाति की भाषा को माले नाम से भी जाना जाता है, और ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह भाषा से संबंधित है असुर जनजाति की आसुरी भाषा, और माले नाम से भी जाना जाता है। किस ग्रंथ में असुर जनजाति का उल्लेख मिलता है? तो याद रखिएगा उपनिषद में, आरण्यक में, महाभारत में, इन सभी ग्रंथों में असुर जनजाति का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। इन सभी ग्रंथों में असुर जनजाति का उल्लेख मिलता है। निम्न में से किस जनजाति का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है? किस जनजाति का उल्लेख? तो याद रखिएगा असुर जनजाति का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। असुर जनजाति का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। ऋग्वेद में असुर जनजाति का उल्लेख विभिन्न नामों से किया गया है, और इनके प्रयुक्त विभिन्न नामों से अर्थ से मिलान करने को कहा गया है। तो देखिए, तो असुर जनजाति यहां पर कहा गया है, ऋग्वेद में जो असुर जनजाति का उल्लेख किया गया है अलग अलग नामों से, और इन नामों का सही अर्थ क्या था उसका बताइए। तो देखिए, अनासह असुर को, चिपटी नाक वाले जो असुर होते थे उसे अनासह कहा गया। चिपटी नाक वाले असुर को अनासह कहा गया। अव्रत असुर को, भिन्न आचरण करने वाले असुर जो थे उनका उल्लेख अव्रत के रूप में किया गया। मूर्धवाच अस्पष्ट बोलने वाले, अस्पष्ट यानी कि साफ साफ नहीं बोलने वाले असुरों को क्या कहा गया?
मूर्ध वाच, मूर्ध वाच, और सुदृढ़ सुदृढ़ लौह दुर्ग निवासी, लौह दुर्ग निवासी यानी कि जो दुर्ग लौह वाले दुर्ग थे उसके निवासी असुर को सुदृढ़ नाम से उल्लेख किया गया। अनासह नाम से उल्लेख किया गया चिपटी नाक वाले असुरों का। अवरत नाम से उल्लेख किया गया भिन्न भिन्न आचरण करने वाले असुरों का। मूर्धावाचर नाम से उल्लेख किया गया साफ साफ नहीं बोलने वाले का। और सुदृढ़ नाम से उल्लेख किया गया लौह दुर्ग वासी का। ठीक है, अब आगे देखिए झारखंड में इनमें से झारखंड के इनमें से किस जिले में असुर जनजाति का संकेंद्रण है? तो याद रखिएगा आपके लातेहार, गुमला और लोहरदगा। देखिए लातेहार आपके पलामू प्रमंडल में पड़ता है और गुमला लोहरदगा किस प्रमंडल में पड़ता है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। याद रखिएगा लातेहार, गुमला और लोहरदगा इन तीनों जगहों में, इन तीनों जिलों में असुर जनजाति का संकेंद्रण है। अच्छा, किस क्षेत्र में असुर जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण पाया जाता है? किस क्षेत्र में? तो याद रखिएगा नेतरहाट पाट वाला क्षेत्र जो है उसमें असुर जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण पाया जाता है। असुर जनजाति की कितनी उपजातियां हैं? तो असुर जनजाति की अगर उपजातियों के बारे में पूछा जाए तो असुर जनजातियां की 3 उपजातियां हैं। क्या? असुर जनजाति का 3 उपजाति है। असुर जनजाति का कौन सा नीचे दिया गया उपजाति है? तो देखिए असुर जनजाति के कितने उपजाति? 3 उपजाति। कौन कौन से? अगारिया, वीर तथा बिरजिया। असुर जनजाति के 3 उपजाति अगारिया, वीर तथा बिरजिया। अगारिया, वीर तथा बिरजिया। ठीक है, तीनों जनजाति उपजाति हैं। असुर जनजाति में गोत्र को क्या कहा जाता है? तो असुर जनजाति में गोत्र को पारस कहा जाता है। असुर जनजाति में गोत्र को पारस कहा जाता है। असुर जनजाति के युवा गृह को किस नाम से जाना जाता है? तो असुर जनजाति के युवा गृह को गीति ओड़ा कहा जाता है। असुर जनजाति के युवा गृह को गीति ओड़ा कहा जाता है। घोटुल, घुमकरिया ये सब भी युवा गृह हैं अलग अलग जनजातियों के। ठीक है, असुर जनजाति में वधु मूल्य को किस नाम से जाना जाता है? तो असुर जनजाति में वधु मूल्य को डाली टका के नाम से जाना जाता है। असुर जनजाति में वधु मूल्य को डाली टका के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा असुर जनजाति के 3 जनजातियां अगारिया और वीर और बिरजिया। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। ठीक है, ध्यान में इन सबको रखना है। अब आगे देख लीजिए क्या कहा जाता है कि बताइए कौन सा कथन असुर जनजाति के संबंध में सत्य है? तो देखिए असुर जनजाति में बहिर्गोत्रीय विवाह का प्रचलन पाया जाता है। असुर जनजाति में बहिर्गोत्रीय विवाह का प्रचलन पाया जाता है। याद कीजिएगा, हमारे साथ साथ सुनिएगा। असुर जनजाति के में बहिर्गोत्रीय विवाह का प्रचलन पाया जाता है। असुर जनजाति का परिवार मातृसत्तात्मक होता है। हमें मिल ही गया जिसमें कि किसी जनजाति का परिवार मातृसत्तात्मक है या फिर पितृसत्तात्मक। तो अभी तक हमने क्या देखा? अधिकतर जनजातियों का जो परिवार है वो पितृसत्तात्मक था, लेकिन अभी हम क्या देख रहे हैं? असुर जनजाति का परिवार जो है, असुर जनजाति का परिवार वो मातृसत्तात्मक है। असुर जनजाति का परिवार मातृसत्तात्मक है। ठीक है, याद रहेगा असुर जनजाति का परिवार मातृसत्तात्मक है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। असुर जनजाति में संयुक्त परिवार की प्रणाली पाई जाती है। असुर जनजाति में संयुक्त परिवार की प्रणाली पाई जाती है। ठीक है, याद रहेगा असुर जनजाति में संयुक्त परिवार की प्रणाली पाई जाती है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। यह तो सबके सब सही हो जाएंगे। असुर जनजाति में इनमें से किस विशेष परंपरा के तहत बिना विवाह किए लड़का लड़की पति पत्नी की भांति साथ में रहते हैं? तो ये कौन सी विशेष परंपरा है भाई? ईदीमी। क्या? ईदीमी। तो यहां पर यह है कि असुर जनजाति के लड़का लड़की जो है वो बिना विवाह के भी साथ में रह सकते हैं और उस प्रथा को, जिस प्रथा के तहत ये ऐसा कर सकते हैं, उस प्रथा का नाम है ईदीमी। क्या? उस प्रथा का, उस विशेष परंपरा का नाम है ईदीमी। क्या? ईदीमी। ठीक है, याद रखिएगा ईदीमी। चलिए असुर जनजाति के बारे में कौन सा कथन सत्य है? असुर जनजाति के बारे में कहा जा रहा है इस जनजाति में कुंवारे लड़के या लड़कियों के द्वारा केले का पौधा लगाना वर्जित कहा माना जाता है। असुर जनजाति में, इस जनजाति में गर्भवती महिलाओं के ग्रहण देखने पर निषेध होता है। बिल्कुल सही है। तो असुर जनजाति में कुंवारे लड़के या फिर लड़कियों के द्वारा केले का पौधा लगाना वर्जित है और इस जनजाति में गर्भवती महिलाओं के ग्रहण यानी कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण देखने पर मनाही है। ठीक है, असुर जनजाति में सुरक्षा के लिए बच्चे को चमड़े का धागा पहनाया जाता है जिसे विवाह के समय खोला जाता है। इसे क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा इसे कहा जाता है चामबंदी संस्कार। क्या? चामबंदी संस्कार। असुर जनजाति में सुरक्षा हेतु बच्चे को चमड़े का धागा पहनाया जाता है जिसे उसके विवाह के समय खोल दिया जाता है, क्योंकि विवाह होने के बाद उसके साथ आ जाएगी कौन? उसकी अर्धांगिनी जो कि उसकी रक्षा करेगी। चलिए ये अलग था, ये थोड़ा सा हटके था। ठीक है, यहां कोई इससे संबंध नहीं है। याद रखिएगा
तो इस संस्कार को चामबंदी संस्कार कहा जाता है। ईदीमी के तहत लड़का लड़की साथ में रह सकता है बिना शादी के। चलिए आगे देखिए, असुर जनजाति के लोगों के द्वारा दिन के समय किया जाने वाला भोजन क्या कहलाता है? तो असुर जनजाति के द्वारा दिन के समय किया जाने वाला भोजन लोलो घेटू जोमकू। याद रखिएगा, इस तरह से याद रख लीजिएगा, लोलो घेटू, बस ये याद रखिएगा, ठीक है। इतना जमोकू फेमोकू याद नहीं रखना है, बस ये याद रख लीजिएगा। असुर जनजाति के लोगों के द्वारा जो दिन के समय भोजन किया जाता है उसको लोलो घेटू जोमेकू कहा जाता है। असुर जनजाति के लोगों के द्वारा रात के समय किया जाने वाला भोजन क्या कहलाता है? तो असुर जनजाति के लोगों के द्वारा रात के समय भोजन किया जाने वाला छोटू जेमकू। क्या? छोटू जेमकू। तो दिन के समय लोलो घेटू और रात के समय छोटू जेमकू। अच्छा, हड़िया को क्या कहा जाता है? असुर जनजाति में हड़िया को क्या कहा जाता है? तो बोथा तथा झरनुई। याद रखिएगा, बोथा तथा झरनुई, ये दोनों असुर जनजाति में हड़िया को कहा जाता है, बोथा तथा झरनुई। असुर जनजाति की संस्कृति को क्या कहा जाता है? असुर जनजाति की संस्कृति को मय संस्कृति कहा जाता है। असुर जनजाति की संस्कृति को मय संस्कृति कहा जाता है। क्या? मय संस्कृति कहा जाता है। असुर जनजाति के नृत्य स्थल को क्या कहा जाता है? तो असुर जनजाति के नृत्य स्थल को कहा जाता है अखरा। क्या? अखरा कहा जाता है। असुर जनजाति के नृत्य स्थल को अखरा कहा जाता है। असुर जनजाति की संस्कृति को मय संस्कृति कहा जाता है। असुर जनजाति का प्रमुख पेशा क्या है? तो असुर जनजाति का प्रमुख पेशा है लोहा गलाना। क्या? लोहा गलाना। असुर जनजाति के सर्वोच्च देवता नीचे दिए गए कौन से हैं? तो याद रखिएगा, सिंह बोंगा। असुर जनजाति के सर्वोच्च देवता सिंह बोंगा है। असुर जनजाति के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? तो असुर जनजाति के धार्मिक प्रधान को बैगा कहा जाता है। माल पहाड़िया के धार्मिक प्रधान के हमने क्या देखा था? देहरी देखा था। असुर जनजाति के धार्मिक प्रधान को बैगा कहा जाता है। असुर जनजाति के धार्मिक प्रधान बैगा का सहयोगी क्या कहलाता है? तो असुर जनजाति के धार्मिक प्रधान बैगा का सहयोगी सुबारी कहलाता है। असुर जनजाति के धार्मिक प्रधान बैगा का सहयोगी सुबारी कहलाता है। असुर जनजाति में जादू टोना करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो असुर जनजाति में भी जादू टोना करने वाले व्यक्ति को माटी कहा जाता है। क्या? माटी कहा जाता है। अब जो अगला जनजाति है, अगला आदिम जनजाति है, वो आपका है बिरजिया जनजाति। बिरजिया जनजाति, बिरजिया जनजाति का संबंध किस प्रजातीय समूह से है? बिरजिया जनजाति का संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह से है। अभी तक हमने जो देखा है, तो जनजाति जितने भी आदिम जनजातियां, उसका संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड से था, ठीक है। प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड से अगर नाम लिया जाएगा माल पहाड़िया का, तब आप बताएंगे द्रविड़, ठीक है, रिजले के अनुसार। बिरजिया जनजाति के लोग स्वयं को किसका वंशज मानते हैं? बिरजिया जनजाति के लोग स्वयं को पुंडरीक नाग का वंशज मानते हैं। बिरजिया जनजाति के लोग स्वयं को पुंडरीक नाग का वंशज मानते हैं। बिरजिया जनजाति को इनमें से किस जनजाति का हिस्सा माना जाता है? बिरजिया जनजाति को असुर जनजाति का ही हिस्सा माना जाता है। अभी हमने देखा था असुर जनजाति के 3 गोत्र कौन कौन से? बिरजिया था, वीर था तथा अगरिया था, ठीक है। 3 गोत्र असुर जनजाति के हमने देखे थे। तो यहां से बिरजिया जनजाति को असुर जनजाति का ही हिस्सा माना जाता है। झारखंड के इनमें से किस जिले में बिरजिया जनजाति के लोगों का निवास है? तो किस जिले में? तो याद रखिएगा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, जिस क्षेत्र में असुर जनजातियां अधिकतर हैं, उधर ही आपके बिरजिया जनजाति भी हैं। और असुर जनजाति का अगर और पूछा जाए डीप में कि कहां पर, तो नेतरहाट का पाट वाला क्षेत्र, और यहां पर बिरजिया जनजाति की बात हो रही है तो लातेहार, गुमला, लोहरदगा, इन सब क्षेत्रों में। बिरजिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो बिरजिया का शाब्दिक अर्थ होता है जंगल की मछली। क्या? बिरजिया का शाब्दिक अर्थ होता है जंगल की मछली। क्या होता है? जंगल की मछली। याद रखिएगा। बिरजिया जनजाति को कितने भागों में विभक्त किया जाता है? तो बिरजिया जनजाति को 2 भागों में विभक्त किया जाता है। बिरजिया जनजाति को 2 भागों में विभक्त किया जाता है। बिरजिया जनजाति की उपजाति नीचे दिए गए कौन से है? तो बिरजिया जनजाति के जो 2 भागों में विभक्त किया जाता है, एक सिंदुरिया, एक तेलिया। एक सिंदुरिया, एक तेलिया, एक सिंदुरिया, एक तेलिया। बिरजिया जनजाति को 2 भागों में विभक्त किया जाता है, सिंदुरिया और तेलिया में। चलिए, कहा जा रहा है बिरजिया जनजाति के बारे में कौन सा कथन सत्य है? बिरजिया जनजाति के बारे में, तो बिरजिया जनजाति में सिंदुरिया वर्ग लोग विवाह के दौरान सिंदूर का प्रयोग होता है, ठीक है, सिंदुरिया जनजाति के। और तेलिया वर्ग के लोग विवाह के दौरान तेल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो देखिए, बिरजिया जनजाति को 2 भागों में विभक्त किया गया, किसमें? सिंदुरिया जाति में और क्या, तेलिया में। सिंदुरिया जनजाति के लोग, सिंदुरिया वर्ग के लोग विवाह के दौरान सिंदूर का प्रयोग होता है, लेकिन तेलिया वर्ग में लोग विवाह के दौरान तेल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब देखिए, बिरजिया जनजाति का तेलिया वर्ग कितनी उपजातियों में विभक्त है? तो बिरजिया जनजाति का जो तेलिया वर्ग है वो भी 2 भागों में विभक्त है। क्या? बिरजिया जनजाति का जो तेलिया वर्ग है वो भी 2 भागों में विभक्त है। हमने क्या देखा कि जब बिरजिया जनजाति को 2 भागों में बांटा गया, एक सिंदुरिया, एक तेलिया। अच्छा, सिंदुरिया और तेलिया में तेलिया जनजाति के भी 2 वर्ग हैं। 2 वर्ग हैं, कौन कौन से? तो याद रखिएगा, बिरजिया जनजाति का तेलिया वर्ग
बिरजिया जनजाति का तेलिया वर्ग दो उपजाति में विभक्त है, एक दूध बिरजिया और एक रस बिरजिया। क्या? एक दूध बिरजिया, एक रस बिरजिया। याद रखिएगा, बिरजिया जनजाति के दो उप जनजाति कौन कौन से? दो भागों में विभक्त है, सिंदुरिया और तेलिया। तेलिया को भी दो भागों में बांटा गया है, दूध बिरजिया और रस बिरजिया। दूध बिरजिया के बारे में कौन सा कथन सही है? दूध बिरजिया के बारे में तो देखिए, दूध बिरजिया के लोग गाय का दूध पीते हैं, बिल्कुल सही है, और दूध बिरजिया के लोग मांस का सेवन नहीं करते हैं, ये भी सही है। तो याद रखिएगा, बिरजिया जनजाति के दो भाग कौन कौन से? सिंदुरिया, तेलिया। तेलिया के दो भाग दूध बिरजिया और क्या बोलते हैं, दूध बिरजिया और है रस बिरजिया। ठीक, दूध बिरजिया के लोग गाय का दूध पीते हैं और मांस का सेवन नहीं करते हैं। रस बिरजिया के बारे में बताइए कौन सा कथन सही है? तो रस बिरजिया के जो लोग हैं वो मांस का सेवन करते हैं, ये है। ठीक है, रस बिरजिया का लोग मांस का सेवन करते हैं, ये सही है। ठीक है, रस बिरजिया का लोग गाय का दूध, यहां पर देख लेते हैं तो यहां क्या लिखा हुआ है? यहां लिखा हुआ है कि रस बिरजिया के लोग मांस का सेवन भी करते हैं। और ये देखिए ऊपर में क्या लिखा है, रस बिरजिया के लोग गाय का दूध नहीं पीते हैं। बिल्कुल गलत है, रस बिरजिया के लोग गाय का दूध भी पीते हैं और मांस का सेवन भी करते हैं। ठीक है, लेकिन 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 क्या है, दूध बिरजिया के लोग गाय का दूध पीते हैं और मांस का सेवन नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बिरजिया जनजाति में सुबह के खाने को किस नाम से जाना जाता है? तो बिरजिया जनजाति में सुबह के खाने को लुकमा कहा जाता है। अभी हमने देखा था असुर जनजाति में सुबह के खाने को लोलो गेटू, रात के खाने को छोटू जमकू। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। और बिरजिया जनजाति में सुबह के खाने को लुकमा कहा जाता है। बिरजिया जनजाति में दोपहर के खाने को क्या कहा जाता है? तो कलेवा कहा जाता है। क्या? बिरजिया जनजाति में दोपहर के खाने को कलेवा कहा जाता है। बिरजिया जनजाति में रात के खाने को क्या कहा जाता है? बियारी कहा जाता है। सुबह का खाना लुकमा, दोपहर का खाना कलेवा, रात का खाना बियारी, रात का खाना बियारी। बिरजिया जनजाति के पंचायत के प्रमुख को क्या कहा जाता है? बिरजिया जनजाति के पंचायत के प्रमुख को बैगा कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजिंग है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, आपको पुजारी बहुत बार सुना है, लेकिन यहां पर ये याद रखना है कि बिरजिया जनजाति, ठीक है, बिरजिया जनजाति के का जो पंचायत का जो प्रमुख होता है, ठीक है, बिरजिया जनजाति में पंचायत का प्रमुख जो होता है उसे बैगा कहा जाता है। बिरजिया जनजाति में पंचायत का जो प्रमुख होता है उसे बैगा कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। एक बार फिर से बता देता हूं, बिरजिया जनजाति के पंचायत के प्रमुख को बैगा कहा जाता है। बिरजिया जनजाति का प्रमुख पेशा क्या है? तो बिरजिया जनजाति का प्रमुख पेशा, बिरजिया जनजाति का प्रमुख पेशा क्या है भाई? तो बिरजिया जनजाति का प्रमुख पेशा है कृषि कार्य करना। बिरजिया जनजाति का प्रमुख पेशा है कृषि कार्य। क्या? बिरजिया जनजाति का प्रमुख पेशा है कृषि कार्य। ठीक है, आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है बिरजिया जनजाति के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, बिरजिया जनजाति के लोग जो है पाट क्षेत्र में रहने वाले बिरजिया स्थानांतरणशील कृषि करते हैं। हमने देखा कि बिरजिया जनजाति का अधिकतम संकेंद्रण आपको लातेहार, लोहरदगा, गुमला वाले इलाके में पड़ेगा, और लातेहार ये गुमला वाले इलाके में भी पाट क्षेत्र है। ठीक है, तो पाट क्षेत्र में रहने वाले बिरजिया स्थानांतरणशील कृषि करते हैं, जो कि एक झूम कृषि का प्रकार है पाट क्षेत्र में। ठीक है, स्थानांतरणशील कृषि। आगे देखिए, बिरजिया जनजाति में बहु विवाह की प्रथा पाई जाती है। बिरजिया जनजाति में बहु विवाह की प्रथा पाई जाती है। बिरजिया जनजाति के प्रमुख देवता कौन है? तो बिरजिया जनजाति के प्रमुख देवता हैं सिंह बोंगा। बिरजिया जनजाति के प्रमुख देवता हैं सिंह बोंगा। अब चलिए देखते हैं परहिया जनजाति के बारे में। कौन सी? परहिया आदिम जनजाति के बारे में। तो परहिया आदिम जनजाति का संबंध किस प्रजाति समूह से है? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह से। अभी तक हमने जितनी भी आदिम जनजातियों को देखा है सबके सब प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह से ही हैं। ठीक है, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह से ही है प्रजातीय दृष्टि से। आगे देखिए, रिजले ने परहिया जनजाति को क्या कहा है? रिजले ने परहिया जनजाति को लघु द्रविड़ कहा है। क्या? रिजले ने परहिया जनजाति को, देखिए इससे पहले रिजले ने माल पहाड़ियों को कहा कि वो जो प्रजातीय दृष्टि से द्रविड़ जनजाति से द्रविड़ समूह से संबंध है। ठीक है, और प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड्स ऐसे ही था बात। ठीक है, अगर ओवरऑल की बात करें, रिजले ने परहिया जनजाति को इनमें से क्या कहा? तो लघु द्रविड़ का। क्या? लघु द्रविड़। अच्छा, परहिया जनजाति का मूल निवास इनमें से किस क्षेत्र में है? तो परहिया जनजाति का मूल निवास पलामू क्षेत्र में। किसमें? पलामू क्षेत्र में है। अच्छा, परहिया जनजाति के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इस जनजाति में गोत्र नहीं पाया जाता। परहिया जनजाति में गोत्र नहीं पाया जाता। इस जनजाति में, परहिया जनजाति में नातेदार प्रथा हिंदुओं के समान है। परहिया जनजाति में जो नातेदार प्रथा है वो हिंदुओं के समान है। इस जनजाति में मां के वंशज को प्राथमिकता दी जाती है, यानी कि नानी, मामा, मौसी, ठीक है, चाचा, चाची, दादा, दादी, इनको थोड़ा सा प्राथमिकता कम मिलता है। तो याद रखिएगा, इस जनजाति में, परहिया जनजाति में मां के वंशज को प्राथमिकता दी जाती है। नातेदार प्रथा हिंदुओं के समान है और इस जनजाति में गोत्र नहीं पाया जाता। ठीक है,
परहिया जनजाति में नातेदारी व्यवस्था को कितने भागों में विभाजित किया गया है? परहिया जनजाति में नातेदारी व्यवस्था को धयनिया तथा सनाही, याद रख लीजिएगा। परहिया जनजाति में नातेदारी व्यवस्था को परहिया जनजाति में नातेदारी व्यवस्था को क्या, नातेदारी व्यवस्था को दो भागों में विभक्त किया गया है। कौन कौन से भाग हैं? तो एक धैयानिया, क्या धैयानिया, और दूसरा सनाही, दूसरा सनाही, क्या धैयानिया और सनाही। परहिया जनजाति की नातेदारी व्यवस्था धैयानिया के बारे में कौन सा कथन सत्य है? परहिया जनजाति के नातेदारी व्यवस्था धैयानिया के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो चलिए देखते हैं। कहा जा रहा है कि धैयानिया जन्म से जुड़ा नातेदारी संबंध है। क्या? धैयानिया जो है जन्म से जुड़ा हुआ नातेदारी संबंध है। धैयानिया के सदस्य को कुल कुटुंब कहा जाता है। देखिए, धैयानिया जन्म से जुड़ा नातेदारी संबंध है और धैयानिया के सदस्य को कुल कुटुंब कहा जाता है। ठीक है। परहिया जनजाति के नातेदारी व्यवस्था सनाही के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए कौन सा कथन सत्य है। तो सनाही विवाह के द्वारा, देखिए एक रिश्तेदारी जो होता है, जो हम जन्म जिस परिवार में लेते हैं उस परिवार में हमारे भाई, हमारे क्या बोलते हैं कि फूआ, चाचा, नाना, दादा, पापा, ये जन्म के समय ही हमें ये रिश्तेदारी मिल जाता है। ठीक है। लेकिन एक रिश्ता हमारा कब बनता है? एक शादी के बाद। क्या? एक रिश्ता बनता है शादी के बाद। क्या? सास ससुर, जेठ सास, या फिर सरहज, साला, ये सब बनता है ना शादी के बाद का रिश्ता। तो देखिए जो परहिया जनजाति है, अगर नातेदारी व्यवस्था को बात करें तो दो भाग में बांटा गया है। एक धैयानिया में, क्या? एक धैयानिया, तो धैयानिया जो जन्म के समय जो रिश्तेदारी है उस रिश्तेदारी को धैयानिया में रखा गया है और उस रिश्तेदार के सदस्य को कुल कुटुंब कहा जाता है। और सनाही विवाह के द्वारा जुड़ी, सनाही जो क्या बोलते हैं नातेदारी व्यवस्था है, वो शादी के बाद जो नातेदारी रिश्तेदारी जुड़ता है उसे सनाही कहा जाता है। और सनाही के जो भी रिश्तेदार होते हैं, जो भी सदस्य हैं, उसे हित कुटुंब कहा जाता है। तो कुल कुटुंब किसे? परिवार से जुड़ा हुआ, जन्म से जुड़ा हुआ, शादी से जुड़ा हुआ, शादी के बाद जो रिश्तेदारी होता है उसे हित कुटुंब कहा जाता है। क्या? हित कुटुंब। चलिए आगे देख लेते हैं परहिया जनजाति के बारे में कौन सा कथन सत्य है। परहिया जनजाति के बारे में जो देखिए, इस जनजाति में गोत्र नहीं पाया जाता, तो परहिया जनजाति में गोत्र नहीं पाया जाता। ठीक है। इस जनजाति में मां के वंशज को प्राथमिकता दी जाती है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है। परहिया जनजाति में नातेदारी व्यवस्था एक जन्म के समय का धैयानिया और शादी के बाद का जो नातेदारी होता है वो सनाही होता है। जन्म के समय धैयानिया का जो सदस्य रिश्तेदारी में होता है उसे कुल कुटुंब, और शादी के बाद वाला जो सदस्य सनाही वाला होता है वो होता है हित कुटुंब। परहिया जनजाति में साक्षी प्रथा का प्रचलन है। क्या? परहिया जनजाति में साक्षी प्रथा का प्रचलन है। साक्षी प्रथा का, अब देखिए परहिया जनजाति में कौन सी विवाह प्रचलित है? परहिया जनजाति में कौन सी विवाह प्रचलित है भाई? तो परहिया जनजाति में भी आयोजित विवाह प्रचलित है। क्या? परहिया जनजाति में भी आयोजित विवाह प्रचलित है। परहिया जनजाति में भी आयोजित विवाह प्रचलित है। परहिया जनजाति के घर को आसन कहा जाता है। परहिया जनजाति के घर को शासन कहा जाता है। क्या? परहिया जनजाति के घर को शासन के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, परहिया जनजाति के घर को शासन के नाम से जाना जाता है। और याद रखिएगा, परहिया जनजाति के लोग अगर अपने लिए घर कोई इस प्रकार से झोपड़ी नुमा कोई घर बनाता है तो उसे झाला कहा जाता है। याद रख लीजिएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि परहिया जनजाति के घर को क्या कहा जाता है, तो शासन। और अगर परहिया जनजाति के लोग अगर झोपड़ी नुमा इस प्रकार से घर बनाते हैं तो इसे झाला कहा जाता है। क्या? झाला कहा जाता है। परहिया जनजाति के झोपड़ी नुमा घर को क्या कहा जाता है? तो वो झाला कहलाता है। क्या कहलाता है? झाला कहलाता है। ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। हाँ, परहिया जनजाति में वधु मूल्य को किस नाम से जाना जाता है? परहिया जनजाति में वधु मूल्य को जाना जाता है डाली के नाम से। किस नाम से? डाली के नाम से जाना जाता है। परहिया जनजाति में डाली के नाम से वधु मूल्य को जाना जाता है। परहिया जनजाति में परिवार की गिनती चूल्हे से होती है, जिसे क्या कहा जाता है? परहिया जनजाति में परिवार की गिनती चूल्हे देखकर होती है। एक चूल्हा एक परिवार, एक ही घर में दो चूल्हा है तो दो परिवार हो जाएगा, यानी कि चूल्हा बटा परिवार बटा। तो परहिया जनजाति में परिवार की गिनती चूल्हे से होती है, जिसे कुराला कहा जाता है। क्या? कुराला कहा जाता है। परहिया जनजाति के पंचायत को किस नाम से जाना जाता है? तो परहिया जनजाति के पंचायत को भैयारी तथा जाति गोड़ कहा जाता है। देखिए याद रखिएगा, परहिया जनजाति में जो पंचायत है उसे भैयारी तथा जाति गोड़ कहा जाता है। परहिया जनजाति में ग्राम पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? परहिया जनजाति में ग्राम पंचायत का मुखिया महतो या प्रधान कहलाता है। परहिया जनजाति में ग्राम पंचायत का मुखिया महतो या फिर प्रधान कहलाता है। परहिया जनजाति में ग्राम पंचायत का मुखिया
महतो या फिर प्रधान कहलाता है। परहिया जनजाति का मुख्य पेशा क्या है? परहिया जनजाति का मुख्य पेशा है बांस की टोकरी और ढोल बनाने का। परहिया जनजाति का मुख्य पेशा है बांस की टोकरी बनाना तथा ढोल बनाना। परहिया जनजाति के द्वारा पारंपरिक रूप से किए जाने वाले स्थानांतरणशील कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपके बियोड़ा के नाम से। देखिए कुरवा हमने अभी देखा था, माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया जो स्थानांतरणशील कृषि करते हैं उसे कुरवा कहा जाता है। उसी प्रकार से परहिया जनजाति में जो स्थानांतरणशील कृषि है, झूम कृषि का नाम क्या है? बियोड़ा है। क्या? बियोड़ा है। क्या? बियोड़ा है। चलिए आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है परहिया जनजाति के सर्वाधिक प्रमुख देवता कौन है? परहिया जनजाति के सर्वाधिक प्रमुख देवता धरती। परहिया जनजाति के सर्वाधिक प्रमुख देवता धरती है। परहिया जनजाति में किस पूजा का सर्वाधिक महत्व है? परहिया जनजाति में मुआ पूजा का सर्वाधिक महत्व है। परहिया जनजाति में मुआ पूजा का सर्वाधिक महत्व है। परहिया जनजाति में प्रचलित मुआ पूजा का संबंध किससे है? परहिया जनजाति में प्रचलित मुआ पूजा का संबंध पूर्वजों से है। परहिया जनजाति में प्रचलित मुआ पूजा का संबंध पूर्वजों से है। परहिया जनजाति में धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? परहिया जनजाति में धार्मिक प्रधान को दिहुरी कहा जाता है। परहिया जनजाति में धार्मिक प्रधान को दिहुरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दिहुरी कहा जाता है। तो ये हम लोगों ने परहिया जनजाति के बारे में देख लिया। अगला जनजाति है, अगला आदिम जनजाति है बिरहोर। अब हम देखेंगे बिरहोर आदिम जनजाति के बारे में। तो देखिए बिरहोर जनजाति का संबंध भी प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति समूह से है। बिरहोर जनजाति का संबंध भी प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड जनजातीय समूह से है। बिरहोर जनजाति का संबंध नीचे दिए गए किस भाषा परिवार से है? तो याद रखिएगा बिरहोर जनजाति का संबंध भी, बिरहोर जनजाति का भाषा किस भाषा परिवार से है? तो ऑस्ट्रो एशियाटिक से। प्रजातीय रूप से प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, अगर भाषा परिवार की बात करें तो ऑस्ट्रो एशियाटिक। बिरहोर जनजाति की भाषा कौन सी है? बिरहोर जनजाति की भाषा बिरहोरी और किस भाषा परिवार से? तो ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार भाषा परिवार से संबंधित है। बिरहोर जनजाति के बारे में कौन सा कथन सत्य है? बिरहोर जनजाति के लोग घुमंतु जीवन व्यतीत करते हैं। बिरहोर जनजाति के लोग घुमंतु जीवन व्यतीत करते हैं। याद रखिएगा बिरहोर जनजाति के लोग घुमंतु जीवन व्यतीत करते हैं। देखिए हमने बिरजिया का मतलब क्या देखा था? जंगल की मछली। क्या? बिरजिया का मतलब देखा था जंगल की मछली। अच्छा बिरहोर का भी कुछ मतलब होता है क्या? तो याद रखिएगा जंगल का आदमी। क्या? जंगल का आदमी बिरहोर। ठीक है, जंगल की मछली बिरजिया और जंगल का आदमी, ठीक है, बिरहोर। ठीक है, याद रखिएगा जंगल का आदमी बिरहोर और बिरहोर जनजाति के लोग घुमंतु जीवन व्यतीत करते हैं। घुमंतु जीवन व्यतीत करते हैं। बिरहोर जनजाति के लोग स्वयं को सूर्यवंशी मानते हैं। बिरहोर जनजाति मूलतः झारखंड राज्य में ही पाई जाती है। याद रखिएगा। आगे देखिए कहा जा रहा है किस भाषा से बिरहोर शब्द की उत्पत्ति हुई है? किस भाषा से? तो याद रखिएगा मुंडारी भाषा से बिरहोर शब्द की उत्पत्ति हुई है। लेकिन बिरहोर जनजाति का भाषा क्या है? तो बिरहोरी है। किस भाषा परिवार से संबंधित है? ऑस्ट्रो एशियाटिक से। प्रजातीय समूह से बिरहोर प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड से संबंधित है। और बिरहोर का अर्थ होता है जंगल का आदमी। क्या? जंगल का आदमी। बिरहोर जनजाति मूलतः झारखंड में ही पाई जाती है। अधिकतर ये अपना जीवन क्या बोलते हैं घुमंतु रूप से व्यतीत करते हैं। और बिरहोर जनजाति खुद को सूर्यवंशी बताते हैं। किसको? सूर्यवंशी बताते हैं। बिरहोर शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जंगल का आदमी। बिरहोर शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जंगल का आदमी। बिरहोर जनजाति की बस्ती को क्या कहा जाता है? टंडा कहा जाता है। टंडा कहा जाता है। बिरहोर जनजाति की बस्ती को टंडा कहा जाता है। बिरहोर जनजाति की झोपड़ी को किस नाम से जाना जाता है? बिरहोर जनजाति की झोपड़ी को कुंबा तथा कुरहर कहा जाता है। बिरहोर जनजाति की झोपड़ी को कुंबा तथा कुरहर कहा जाता है। बिरहोर जनजाति में बनी झोपड़ी को किस नाम से जाना जाता है? बिरहोर जनजाति में बनी झोपड़ी को कोड़ा कुंबा कहा जाता है। बिरहोर जनजाति में झोपड़ी को किस नाम से? कुंबा कुरहर। लेकिन बिरहोर जनजाति में बनी झोपड़ी को पूछा जाए किस नाम से? तो ओड़ा कुंबा। क्या? ओड़ा कुंबा। बिरहोर जनजाति में निर्मित छोटी झोपड़ी को किस नाम से जाना जाता है? तो चू कुंबा। ओड़ा कुंबा बनी झोपड़ी को, छोटी को जो झोपड़ी चू कुंबा। और वैसे तो कुंबा कहा ही जाता है, अगर झोपड़ी के लिए बात करें तो कुंबा या फिर कुरहर। बनी हुई झोपड़ी को क्या कहा? ओड़ा कुंबा। छोटी झोपड़ी को चू कुंबा। ठीक है। बिरहोर जनजाति में टोटल कितने गोत्र पाए जाते हैं? बिरहोर जनजाति में टोटल 13 गोत्र पाए जाते हैं। बिरहोर जनजाति में टोटल 13 गोत्र पाए जाते हैं। बिरहोर जनजाति के युवा गिरी को गीतिजोरी, गतियोरा, गीतियोड़ा इन सभी नामों से जाना जाता है। बिरहोर जनजाति के युवा गिरी को याद रखिएगा, बिरहोर जनजाति के युवा गिरी को गीतिजोरी, गतियोरा, गीतियोड़ा इन सभी नामों से जाना जाता है। बिरहोर जनजाति के युवा गिरी को गीतिजोरी, गतियोरा और गीतिजोड़ा क्या बोलते हैं? गीतिजोरी, गतियोड़ा और
गतियोरा सब नाम से जाना जाता है। बिरहोर जनजाति में कितने प्रकार के विवाह का प्रचलन है? बिरहोर जनजाति में टोटल 10 प्रकार के विवाह का प्रचलन है। बिरहोर जनजाति में 10 प्रकार के विवाह का प्रचलन है। बिरहोर जनजाति में लड़कों के युवा गृह को क्या कहा जाता है? बिरहोर जनजाति में लड़कों के युवा गृह को डोंडा काठा कहा जाता है। बिरहोर जनजाति में लड़कों के युवा गृह को डोंडा काठा तथा लड़कियों के युवा गृह को डिंडी क्वाठी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, डोंडा कोठा याद रखिएगा, लड़कों का जो क्या बोलते हैं कि युवा गृह होता है डोंडा काठा तथा लड़कियों का डिंडी कुंडी, क्या डिंडी कुंडी। ठीक है, थोड़ा सा टफ है लेकिन ध्यान से सुनिएगा, याद हो जाएगा। बिरहोर जनजाति में युवतियों के युवा गृह को डिंडी कुंडी और लड़कों के युवा गृह को डोंडा कोठा, ठीक है, डोंडा कांठा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। बिरहोर जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह कौन सी है? बिरहोर जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह जो है वो सदर बापला है। क्या? बिरहोर जनजाति में 10 प्रकार का विवाह है। सदर बापला बिरहोर जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह है। बिरहोर जनजाति में प्रचलित क्रय विवाह को किस नाम से जाना जाता है? बिरहोर जनजाति में सदर बापला क्रय जो बिरहोर जनजाति में जो प्रचलित क्रय विवाह है उसे किस नाम से जाना जाता है भाई? तो उसे जाना जाता है सदर बापला के नाम से। ठीक है, सदर बापला। ठीक है, आगे देख लेते हैं। बिरहोर जनजाति में सेवा विवाह को किस नाम से जाना जाता है? बिरहोर जनजाति में सेवा विवाह को किरिंग जमाई जापला के नाम से जाना जाता है। सेवा विवाह को किरिंग जमाई बापला मतलब सेवा आप जाकर के किसका कीजिएगा? जो लड़का है जाकर के लड़की के घर में सेवा देगा, खुश हो जाएगा, शादी करा देगा। ठीक है, तो किरिंग जमाई बापला बिरहोर जनजाति में सेवा विवाह को कहा जाता है। वहीं पर आप देखिए आगे क्या दिखाई दिया गया है कि जो क्या बोलते हैं, अच्छा, बिरहोर जनजाति में सेवा विवाह को क्या कहा जाता है? सेवा विवाह को किरिंग जमाई बापला। क्या? सेवा विवाह को किरिंग जमाई बापला। और यह कहा जाता है सह बिरहोर जनजाति में पलायन विवाह को, एक तरह से कह सकते हैं पलायन करके, भाग करके जो विवाह किया जाता है उसे उदरी उदरा विवाह कहते हैं। उदरा उदरी विवाह, क्या? उदरा उदरी विवाह कहा जाता है। अच्छा, बोलो बापला क्या है? बिरहोर जनजाति में जो बोलो बापला है एक प्रकार का हट विवाह है। क्या? हट विवाह है, जबरदस्ती वाला विवाह, जलजीत वाला विवाह। क्या? हट विवाह को बिरहोर जनजाति में हट विवाह को क्या कहा जाता है? बोलो बापला। क्या कहा जाता है? बोलो बापला। ठीक है, आगे देखिए, ये उदरा उदरी विवाह, पलायन विवाह और किरिंग जवाई बापला सेवा विवाह। बिरहोर जनजाति में विनिमय विवाह को किस नाम से जाना जाता है? बिरहोर जनजाति में विनिमय विवाह को गुआ बापला के नाम से जाना जाता है। बिरहोर जनजाति में विनिमय यानी कि एक्सचेंज वाला विवाह को क्या? गुआ बापला, बोलो बापला हट विवाह, उदरा उदरी विवाह पलायन विवाह और जो आपका किरिंग उदरा उदरी विवाह, क्या? उदरा उदरी बापला पलायन विवाह, बोलो बापला हट विवाह और गुआ बापला क्या है? गुआ बापला विनिमय विवाह। और अभी हमने देखा किरिंग जवाई बापला सेवा विवाह है। ठीक है, हट विवाह को किस नाम से जाना जाता है? बोलो बापला से। हट विवाह को बोलो बापला के नाम से जाना जाता है। बिरहोर जनजाति में सह विधवा विवाह को किस नाम से जाना जाता है? तो सांगा बापला। क्या? सांगा बापला। बोलो बापला हट विवाह, अरे बोलो भैया शादी करोगे, हट बापला हट विवाह। ठीक है, अच्छा, सांगा बापला विधवा विवाह है। ठीक है, विधवा होने के बाद जो विवाह अगर किया जाता है तो वो सांगा बापला है। बिरहोर जनजाति में बोलो बापला हट विवाह। गुआ बापला अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले कि जो गुआ बापला है आपका कौन सा विवाह है भाई? तो ये विनिमय विवाह, एक्सचेंज वाला विवाह है। ठीक है, चलिए याद रखिएगा, आगे देख लेते हैं। तो गुआ बापला क्या है? एक्सचेंज वाला विवाह। सेवा विवाह क्या है? किरिंग जमाई बापला। ठीक है, बापला, ठीक है, किरिंग जमाई बापला। और क्या बोलते हैं कि हट बापला क्या है? हट विवाह क्या है? बोलो बापला है। पलायन विवाह उदरा उदरी विवाह है। ठीक है, विनिमय विवाह गुआ विवाह और सांगा बापला क्या है? विधवा विवाह। देखिए, बिरहोर जनजाति से संबंधित शब्द डांग, लागरी तथा मुतकर क्या है? बिरहोर जनजाति से संबंधित जो शब्द हैं डांग, क्या? डांग, लागरी तथा मुतकर, ये सब बिरहोर जनजाति के नाच फॉर्मेट है, डांस फॉर्मेट है। याद रखिएगा, बिरहोर जनजाति के ये सब डांस फॉर्मेट है। कौन? डांग, लागरी, मुतकर। डांग, लागरी, मुतकर। आगे देखिए, बिरहोर जनजाति में संबंधित इन वाद्य यंत्रों के बारे में कौन सा मिलान सही है? बिरहोर जनजाति में वाद्य यंत्रों के बारे में कौन सा मिलान सही है? तो देखिए, बिरहोर जनजाति में मांदर या ढोल को क्या कहा जाता है? तुमदा कहा जाता है। नगाड़ा को तमक कहा जाता है। बांसुरी को तिरियो कहा जाता है। फिर से सुनिएगा, बिरहोर जनजाति में
मांदर या फिर ढोल को तुमदा कहा जाता है। क्या? मांदर या ढोल को तुमदा कहा जाता है। मांदर या ढोल को तुमदा कहा जाता है। नगाड़ा को तुमक कहा जाता है। नगाड़ा को तुमक कहा जाता है। बांसुरी को तिरियो कहा जाता है। बांसुरी को तिरियो कहा जाता है। याद रहेगा। बिरहोर जनजाति का प्रमुख पेशा क्या है? बिरहोर जनजाति का प्रमुख पेशा है आपका लकड़ी काटना, शिकार करना, खाद्य संग्रहण। ये सभी पेशा बिरहोर जनजाति के हैं। तो याद रखिएगा, बिरहोर जनजाति के प्रमुख पेशे में से कौन कौन से पेशे आते हैं? एक तो लकड़ी काटना, शिकार करना, खाद्य संग्रहण करना। लकड़ी काटना, शिकार करना, खाद्य संग्रहण करना। घुमंतु जीवन जीने वाले बिरहोरों को क्या बोलते हैं? उल्थू तथा भुलियास कहा जाता है। घुमंतु जीवन जीने वाले बिरहोरों को उल्थू तथा भुलियास कहा जाता है। उल्थू तथा भुलियास कहा जाता है। घुमंतु जीवन जीने वाले बिरहोरों को उल्थू तथा भुलियास कहा जाता है। अस्थायी जीवन जीने वाले बिरहोरों को थानिया तथा जांघी कहा जाता है। घुमंतु जीवन जीने वाले बिरहोरों को उल्थू तथा भुलियास कहा जाता है तथा अस्थायी जीवन जीने वाले बिरहोरों को थानिया तथा जांघी कहा जाता है। बिरहोर जनजाति में नीची भूमि को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? बिरहोर जनजाति में नीची भूमि को बेरा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से भाई? बेरा के नाम से जाना जाता है। बिरहोर जनजाति में नीची भूमि को बेरा के नाम से जाना जाता है। बिरहोर जनजाति में उच्च भूमि को किस नाम से जाना जाता है? तो बिरहोर जनजाति में उच्च भूमि को गोड़ा, नीची भूमि को बेरा। उच्च भूमि को गोड़ा, नीची भूमि को बेरा। उच्च भूमि को गोड़ा, नीची भूमि को बेरा बिरहोर जनजाति में। बिरहोर जनजाति के बारे में कौन सा कथन सत्य है? बिरहोर जनजाति, इस जनजाति में भूमि को सामुदायिक संपत्ति माना जाता है तथा इसे बेचने पर प्रतिबंध होता है। देखिए, बिरहोर जनजाति में जो भूमि होता है उसे सामुदायिक संपत्ति माना जाता है, आप इसे बेच नहीं सकते। इस जनजाति में लोग पीतल, तांबा तथा कांसा के कार्य में अत्यंत निपुण होते हैं। बिरहोर जनजाति के लोग पीतल, तांबा, कांसा के कार्य में अत्यंत निपुण होते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। बिरहोर जनजाति के प्रमुख देवता कौन है? तो बिरहोर जनजाति के प्रमुख देवता हैं सिंहबोंगा। बिरहोर जनजाति के प्रमुख देवता सिंहबोंगा हैं और बिरहोर जनजाति के धार्मिक प्रधान को नाये कहा जाता है। बिरहोर जनजाति के धार्मिक प्रधान को नाये कहा जाता है। बिरहोर जनजाति के धार्मिक प्रधान को नाये कहा जाता है। ठीक है। अब चलिए हम देखेंगे अगला जनजाति जो है वो है कोरवा जनजाति। कौन सा? कोरवा जनजाति। कोरवा जनजाति का संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह से। कोरवा जनजाति का संबंध भी प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह से। लगभग सारी की सारी आदिम जनजातियों का संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड से हैं। कुछ कुछ जहां पर एक्सेप्शन है वो मैंने आपको बता दिया है, 2-3 बार याद रहेगा। कोरवा जनजाति को इनमें से किस जनजाति समूह का जनक माना जाता है? तो कोरवा जनजाति को कोलेरियन जनजाति समूह का जनक माना जाता है। कोरवा जनजाति को कोलेरियन जनजाति समूह का जनक माना जाता है। कोरवा जनजाति को कोलेरियन जनजाति समूह का जनक माना जाता है। कोरवा जनजाति का संबंध ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से है। कोरवा जनजाति का संबंध ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से है। कोरवा जनजाति का को झारखंड सरकार का कोरवा जनजाति को झारखंड सरकार के द्वारा शिकारी तथा संग्रहकर्ता माना जाता है। कोरवा जनजाति को झारखंड सरकार के द्वारा शिकारी तथा संग्रहकर्ता माना जाता है। कोरवा जनजाति का जो ज्यादा संकेंद्रण है वो झारखंड के किस क्षेत्र में है भाई? तो ये है आपका पलामू क्षेत्र में। कोरवा जनजाति का संकेंद्रण झारखंड के पलामू क्षेत्र में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। कोरवा जनजाति का संकेंद्रण झारखंड के पलामू क्षेत्र में ज्यादा देखने को मिलता है। क्या? झारखंड के पलामू क्षेत्र में ज्यादा देखने को मिलता है। कोरवा जनजाति के लोगों का झारखंड में किस क्षेत्र से आगमन हुआ था? कोरवा जनजाति के लोगों का झारखंड में मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र से आगमन हुआ था। कोरवा जनजाति के लोगों का झारखंड में मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र से आगमन हुआ था। कोरवा जनजाति के लोगों का मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र से आगमन हुआ था। कोरवा जनजाति को 2 शाखाओं में विभाजित किया जाता है। कोरवा जनजाति को 2 शाखाओं में विभाजित किया जाता है। कोरवा जनजाति को 2 शाखाओं में विभाजित किया जाता है, पहाड़ी कोरवा तथा डिहरिया कोरवा में। पहाड़ी कोरवा तथा डिहरिया कोरवा में कोरवा जनजाति को 2 क्या बोलते हैं उपजातियों में विभाजित किया जाता है, 2 शाखाओं में विभाजित किया जाता है, पहाड़ी कोरवा तथा डिहरिया कोरवा। पहाड़ी कोरवा तथा डिहरिया कोरवा, इनमें से कोरवा जनजाति के कथन में कौन सा कथन सत्य है? तो पहाड़ी कोरवा पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले, डिहरिया कोरवा जो है निचले गांव में रहने वाले लोग हैं। देखिए, कोरवा जनजाति को 2 भागों में बांटा गया, पहाड़ी कोरवा तथा डिहरिया कोरवा। जो है पहाड़ी कोरवा पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोग कोरवा जनजाति हैं। डिहरिया कोरवा निचले गांव में रहने वाले लोग हैं। कोरवा जनजाति में टोटल कितने गोत्र? तो 6 गोत्र पाए जाते हैं। कोरवा जनजाति में टोटल 6 गोत्र पाए जाते हैं। कोरवा जनजाति में टोटल 6 गोत्र पाए
यहां पर कहा जा रहा है बताइए कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है। तो चलिए देखते हैं। कोरवा जनजाति में बहुविवाह का प्रचलन है क्या? नहीं, कोरवा जनजाति में बहुविवाह का प्रचलन नहीं, बल्कि कोरवा जनजाति में एकल विवाह का प्रचलन है। आप एक से ज्यादा विवाह नहीं कर सकते, जब मन करे उठ करके विवाह नहीं कर सकते, ठीक है। तो कोरवा जन, ये बहुत अच्छी बात है। तो कोरवा जनजाति में एकल विवाह का प्रचलन है, कोरवा जनजाति में एकल विवाह का प्रचलन है, याद रखिएगा, बहुविवाह का नहीं। कोरवा जनजाति में एकल विवाह का प्रचलन है, बिल्कुल सही बात है। कोरवा जनजाति में सगोत्र विवाह निषिद्ध है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा कौन सा कथन असत्य था, तो केवल यही वाला कथन असत्य था, ठीक है। आगे देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कोरवा जनजाति के बारे में कौन सा कथन सत्य है भाई। तो कोरवा जनजाति, इस जनजाति में चड़के विवाह, इस जनजाति में चड़के विवाह के अंतर्गत क्या किया जाता है? थोड़ा लेट हो गया क्योंकि सॉफ्टवेयर थोड़ा सा हैंग कर गया था। चलिए फिर से देखते हैं। कोरवा जनजाति, एक मिनट, हाँ ठीक है। कोरवा जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इस जनजाति में चड़के विवाह के अंतर्गत विवाह कार्यक्रम कन्या के यहाँ संपन्न होता है। अच्छा, चढ़ करके, मैं आपके यहाँ चढ़ करके शादी करूंगा, आपके घर पे चढ़ करके, यानी कि कन्या के यहाँ सारे के सारे जो कार्य हैं वो संपन्न होते हैं। तो याद रखिएगा कोरवा विवाह में, कोरवा जनजाति के विवाह में चढ़ के विवाह के अंतर्गत विवाह कार्यक्रम कन्या के यहाँ संपन्न होता है। इस जनजाति में डोला विवाह के अंतर्गत विवाह कार्यक्रम वर के यहाँ संपन्न होता है। तो चढ़ के विवाह में कन्या के यहाँ जाकर के सारा विवाह कार्यक्रम होगा और डोला विवाह में वर के यहाँ सारा कार्यक्रम होगा। डोला विवाह में वर के यहाँ सारा कार्यक्रम होगा। चलिए, कोरवा जनजाति के लेकर के कौन सा कथन सही नहीं है? तो कोरवा जनजाति को लेकर के कौन सा कथन सही नहीं है, पढ़ेंगे तब तो पता चलेगा। चलिए देखते हैं। देखिए यहां पर कहा जा रहा है कि कोरवा जनजाति का प्रमुख त्योहार कर्मा है, बिल्कुल सही बात है। कोरवा जनजाति का प्रमुख त्योहार जो है वो कर्मा है। कोरवा जनजाति में सर्प पूजा का विशेष महत्व है, बिल्कुल सही बात है। क्या कोरवा जनजाति में स्थानांतरणशील कृषि करना प्रतिबंधित है? नहीं, कोरवा जनजाति में स्थानांतरित कृषि करना प्रतिबंधित नहीं है, बल्कि कोरवा जनजाति में स्थानांतरित कृषि करना सही है, मतलब किया जाता है। और स्थानांतरणशील कृषि को कोरवा जनजाति में बियोड़ा कहा जाता है। क्या? बियोड़ा कहा जाता है, याद रखिएगा, बियोड़ा कहा जाता है। तो अगर कहा जाता है तो फिर प्रतिबंधित तो है ही नहीं, ठीक है। कोरवा जनजाति की पंचायत को किस नाम से जाना जाता है? कोरवा जनजाति की पंचायत को मयारी के नाम से जाना जाता है। क्या? मयारी के नाम से जाना जाता है। कोरवा जनजाति में स्थानांतरणशील कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है बियोड़ा के नाम से। अभी हमने देखा कोरवा जनजाति के प्रमुख देवता कौन है, तो कोरवा जनजाति के प्रमुख देवता सिंह बोंगा। कोरवा जनजाति के प्रमुख देवता सिंह बोंगा। कोरवा जनजाति के ग्राम रक्षक देवता को क्या कहा जाता है? तो कोरवा जनजाति के ग्राम रक्षक देवता को गमेल कहा जाता है। क्या? गमेल है, ठीक है। कोरवा जनजाति के पशु रक्षक देवता को किस नाम से जाना जाता है? कोरवा जनजाति के पशु रक्षक देवता को किस नाम से जाना जाता है भैया? तो कोरवा जनजाति के पशु रक्षक देवता को रक्सेल के नाम से जाना जाता है। कोरवा जनजाति के पुजारी को किस नाम से जाना जाता है? तो कोरवा जनजाति के पुजारी को बैगा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब लास्ट आदिम जनजाति 32वें नंबर की आदिम जनजाति सबर जनजाति के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सदर जनजाति को देखेंगे। सबर जनजाति का संबंध भी प्रोटो ऑस्ट्रेलोइड प्रजाति समूह से है। प्रोटो ऑस्ट्रेलोइड प्रजाति समूह से है। सबर जनजाति का संबंध मुंडा जनजातीय समूह से है, बिल्कुल सही बात है। सबर जनजाति का संबंध मुंडा जनजातीय समूह से है, मुंडा जनजातीय समूह से है। देखिए इस जनजाति का अस्तित्व का पहला उल्लेख त्रेता युग में मिलता है। सबर जनजाति के अस्तित्व का पहला उल्लेख त्रेता युग में मिलता है और यह झारखंड की एक अल्पसंख्यक आदिम जनजाति है। तो याद रख लीजिएगा, इस यानी कि सबर जनजाति का संबंध मुंडा जनजाति समूह से है, ठीक है। इस जनजाति के अस्तित्व का पहला उल्लेख त्रेता युग में मिलता है, किसका? सबर जनजाति का। और यह झारखंड की एक अल्पसंख्यक जनजाति है। क्या? यह एक झारखंड की अल्पसंख्यक जनजाति है। इनमें से कौन सी सबर जनजाति की शाखा है? कौन सी सबर जनजाति की शाखा है? तो देखिए यहां पर कहा जा रहा है सबर जनजाति की शाखा झारा, बासु, जायतापति, ठीक है। झारा,
झारा, बासु, जायतापति, ये सभी के सभी सबर जनजाति की शाखा है। लेकिन याद रखिएगा झारा झारा सबर झारखंड में पाई जाती है। ठीक है, याद रखिएगा केवल झारा सबर जो है, ये जो देखिए सबर जनजाति की उपजाति या जनजाति की कौन कौन सी शाखा है, तो ये झारा शाखा, जायतापति और बासु। और याद रखिएगा इन सभी सबर जनजातियों की जो शाखाएं हैं उनमें से केवल झारा जनजाति, झारा सबर झारखंड में पाई जाती है, और ये जो बासु सबर है और ये जो जायतापति सबर है ये उड़ीसा में पाया जाता है। ठीक है, इनमें से सबर जनजाति की कौन सी उपजाति झारखंड राज्य में पाई जाती है? झारा समूह झारखंड राज्य में पाई जाती है, बल्कि बासु और जायतापति उड़ीसा में पाया जाता है। ठीक है, बासु और जायतापति उड़ीसा में पाया जाता है। किस वर्ष सबर जनजाति को आपराधिक जनजाति अधिनियम के अंतर्गत एक आपराधिक जनजाति घोषित किया गया था? ठीक है, किस वर्ष? तो ये 1871 में। याद रखिएगा किस वर्ष सबर जनजाति को 1871 में आपराधिक जनजाति अधिनियम के अंतर्गत एक आपराधिक जनजाति घोषित किया गया था सबर जनजाति को। ठीक है, सबर जनजाति को। इनमें से किस साहित्यकार ने सबर जनजाति पर विशेष रूप से कार्य किया है? तो याद रखिएगा महाश्वेता देवी ने सबर जनजाति पर विशेष रूप से कार्य किया है। अब देखिए कहा जा रहा है झारखंड के सिंहभूम वाले क्षेत्र में सबर जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण है। झारखंड के सिंहभूम वाले क्षेत्र में सबर जनजाति का संकेंद्रण है। याद रखिएगा सबर जनजाति की भाषा क्या है? तो सबर जनजाति की भाषा है ये आपका बांग्ला, हिंदी, उड़िया। देखिए सबर जनजाति की 3 शाखाएं, झारा, बासु और जायतापति, जिसमें केवल झारा सबर जो है वो झारखंड में पाई जाती है और ज्यादा आपका सिंहभूम वाले क्षेत्र में पाई जाती है, और उड़ीसा में शेष आपका बासु और जायतापति। तो सबर जनजाति की भाषा जो है बांग्ला, हिंदी, उड़िया, ये सभी की सभी भाषाएं ये बोलते हैं। ठीक है, सबर जनजाति के बारे में बताइए कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, सबर जनजाति के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो देख लेते हैं। इस जनजाति का समाज पितृसत्तात्मक होता है। बिल्कुल सही है, इस जनजाति का समाज बिल्कुल पितृसत्तात्मक होता है। इस जनजाति में गोत्र की प्रथा नहीं होती है। ठीक है, गोत्र की प्रथा नहीं होती है, और इस जनजाति में बहुविवाह की प्रथा पाई जाती है। तो याद रखिएगा इस जनजाति में बहुविवाह की प्रथा नहीं पाई जाती। तो सबर जनजाति में गोत्र की प्रथा नहीं है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन बहुविवाह की प्रथा भी नहीं है। याद रखिएगा इसमें केवल एकल विवाह की प्रथा है, और जनजाति का समाज पितृसत्तात्मक है। तो ये देख लीजिएगा। सबर जनजाति में वधुमूल्य को पोटे कहा जाता है। क्या? सबर जनजाति में बहुमूल्य को पोटे कहा जाता है। सबर जनजाति में बहुमूल्य को पोटे कहा जाता है। सबर जनजाति में प्रचलित डोमकच तथा पंता साल्या, याद रखिएगा सबर जनजाति में प्रचलित डोमकच तथा पंता साल्या क्या है? सबर जनजाति में प्रचलित डोमकच तथा पंता साल्या क्या है? ये आपका डांस फॉर्मेट है सबर जनजाति के, डोमकच तथा पंता साल्या। तो ये भी याद रख लीजिएगा, डोमकच एक डांस फॉर्मेट है, पंता साल्या एक डांस फॉर्मेट है जो कि सबर जनजाति का है। ठीक है, अब कहता है कि बताइए कौन से जो नीचे दिया गया कथन सत्य नहीं है? ठीक है, सत्य नहीं है। तो याद देखिए इस जनजाति में युवा गृह नहीं पाया जाता। क्या पाया जाता है? नहीं, इस जनजाति में युवागिरी नहीं पाया जाता। बिल्कुल सही बात। इस जनजाति में पूर्वज पूजा का विशेष महत्व होता है। इस जनजाति में पूर्वज पूजा का विशेष महत्व होता है। तो बिल्कुल सही बात है, पूर्वज पूजा। इस जनजाति में पूर्वजों को मुर्गा की बलि चढ़ाई जाती है, ये भी सही है। तो देखिए सबर जनजाति में युवागिरी नहीं पाया जाता। इस जनजाति में पूर्वज पूजा का विशेष महत्व होता है। इस जनजाति में पूर्वजों को मुर्गा की बलि चढ़ाई जाती है। सबर जनजाति में परंपरागत पंचायत का प्रमुख क्या कहलाता है? सबर जनजाति में परंपरागत पंचायत का प्रमुख प्रधान कहलाता है। सबर जनजाति का प्रमुख पेशा क्या है? सबर जनजाति का प्रमुख पेशा है क्या? तो कृषि, वन उत्पाद का संग्रहण तथा मजदूरी। याद रखिएगा सबर जनजाति का प्रचलित क्या बोलते हैं प्रमुख पेशा क्या है? तो कृषि, वन उत्पादों का संग्रहण तथा मजदूरी, ये सभी के सभी। आगे देखिए सबर जनजाति के प्रमुख देवता कौन है? सबर जनजाति के प्रमुख देवता सूर्य, दुर्गा, धरती देवी, यहाँ देख लेते हैं सबर जनजाति के प्रमुख देवता यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये सबर जनजाति के प्रमुख देवता, इन देवी देवताओं में से काली माता है। क्या? काली माता है। सबर जनजाति के प्रमुख जो देवता है वो आपके काली माता है। क्या? काली माता। ठीक है, चलिए कहा जा रहा है कि सबर जनजाति में मृत पूर्वज को क्या कहा जाता है? सबर जनजाति में मृत पूर्वज को बूढ़ा बूढ़ी तथा मसीह मान कहा जाता है। क्या? सबर जनजाति में मृत पूर्वज को बूढ़ा बूढ़ी तथा मसीह मान कहा जाता है। सबर जनजाति में बूढ़ा बूढ़ी तथा मसीह मान कहा जाता है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है सबर जनजाति में गांव के पुजारी को क्या कहा जाता है? तो सबर जनजाति में गांव के पुजारी को कहा जाता है दिहुरी। क्या? दिहुरी कहा जाता है। सबर जनजाति में गांव के पुजारी को दिहुरी कहा जाता है। तो हम लोगों ने
तो हम लोगों ने झारखंड की जनजातियों को पूरा कवर कर लिया है। 32 जनजातियों को हमने कवर कर लिया। आप आराम से इसे सुनिएगा, ठीक है, इसको आराम से सुनिए, बहुत अच्छे से सुनिए, ध्यान से सुनिए, और उसके बाद इसके एमसीक्यू को लगाइए। आपसे सारे के सारे एमसीक्यू लगेंगे। अगर आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो अभी हमारा आर्ट एंड कल्चर चल रहा है झारखंड में, ठीक है, जिसमें और 2 क्लास आएगा, ठीक है, 2 क्लास आएगा और आर्ट एंड कल्चर हमारा कवर हो जाएगा। हमने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स झारखंड का कवर कर लिया है, झारखंड के जिले हमने कवर कर लिए, झारखंड के आर्ट एंड कल्चर और 2 क्लास यानी कि 22वां क्लास और 23वां क्लास, इसमें झारखंड का आर्ट एंड कल्चर कवर हो जाएगा। 24वां क्लास से हमारा क्या, झारखंड का विविध वाला सेक्शन शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो विविध वाला सेक्शन में कितना ही टाइम लगेगा, अगर 3 दिन भी टाइम लगा तो 24, 25, 26 और 3 दिन हमारे पास 4 दिन बचेगा, 27वां, 28वां, 29वां, 30वां दिन, तो जिसमें और भी जो टॉपिक्स बचे हैं उसे हम लोग कवर कर लेंगे। फिर इसके बाद पूरे बुक को कवर करने के बाद फिर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, जितना हो जाए उतना करेंगे एग्जामिनेशन के 5 दिन पहले तक, ठीक है। एग्जामिनेशन के 5 दिन पहले या 7 दिन पहले तक हम लोग झारखंड के जितने भी क्वेश्चन सेट दिए गए हैं उसको प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग इधर पढ़िएगा और उसमें केवल प्रैक्टिस करने के लिहाज से आप उसे देखिएगा, तो पूरा का पूरा झारखंड कवर हो जाएगा जीके एमसीक्यू के माध्यम से, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।